नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 611 शिकार। छोटे भाई गोनगसुन, क्या तुम ठीक हो? तलवार के एक ही हमले से गोनगसुनहोन को हवा में उड़ते हुए देखकर लंबे और छोटे कद के दोनों व्यक्ति गोनगसुनहोन की हालत देखने के लिए दौड़ पड़े। गोनगसुनहोन को वास्तव में गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन वह बुरी तरह घायल दिख रहा था। ये यून की तलवार की किरण इतनी तेज थी कि गोनगसुनहोन का सफेद वस्त्र कॉलर से लेकर कमर तक बुरी तरह फट गया था। हालत इतनी खराब थी कि अगर वह अपने वस्त्र को पकड़े न रहता तो खड़े होते ही उसके सारे कपड़े उतर जाते। जब कई महिला शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो वे शर्मिंदा महसूस करने लगी और अनजाने में ही मुंह फेर लिया। गोनगसुनहोन का चेहरा सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया। अगर ये यून की तलवार उसके पैरों के बीच के हिस्से पर लगती तो गोनगसुनहोन शायद नपुंसक न होता, लेकिन उसकी जीवनधारा घायल हो जाती। ऐसा होने पर वह मार्शल एलायंस में प्रसिद्ध हो जाता। तू उद्धरण चिन्ह। गोनगसुनहोन ने दांत पीसते हुए ये यून की ओर देखा, लेकिन ये यून के चेहरे पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं का भाव था। यह देखकर गोनगसुनहोन अवाक रह गया और उसे घूरता रहा। निष्पक्ष मुकाबले में हारने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप कमजोर थे, इसलिए वह ये यून से बदला नहीं ले सका। ये यून ने जल्दी से कहा, जूनियर भाई गोनगसुन, क्या आप ठीक है? मैंने देखा कि आपका हमला कितना शक्तिशाली और कितना शानदार था। मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने पूरी ताकत से आप पर वार किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर भाई गोनगसुन जानबूझकर खुद को नष्ट कर लेंगे। मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि आप पर कृपाण की किरण पड़ेगी और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। ये यून ने बड़ी ईमानदारी से कहा। जानबूझकर नष्ट करना शब्द सुनते ही गोनगसुनहोन के पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, यह जानबूझकर की गई गलती नहीं है, लेकिन अभी मैंने एक ऐसी चाल चली जिससे मैं परिचित नहीं था। मैंने उस विधर्मी देवता की 36 तलवारों वाली चाल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सीखा है। मैं बहुत लापरवाह था। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। गोनगसुनहोन ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। किनारे खड़े कई प्रतिभाशाली लोग उससे घृणा करने लगे। योद्धाओं की लड़ाई में हार का मतलब हार ही होता है। लापरवाही का क्या महत्व था? क्या आप कह सकते हैं कि खतरों का सामना करने के बाद रहस्यमयी लोगों की खोज करते समय मरने पर आप लापरवाह थे? क्या इसके परिणामस्वरूप आपको पुनर्जीवित किया जाएगा? हालांकि चूंकि यह मार्शल एलायंस का क्षेत्र था, इसलिए गोनगसुनहोन मार्शल एलायंस के हेवनली ब्लड यूनियन का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उनके लिए इसे जोर से कहना उचित नहीं था। हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं दिखते। प्राचीन विरासत अच्छी हो सकती है, लेकिन इसे कितनी अच्छी तरह से संजोकर रखने में आप सक्षम हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। प्राचीन विरासतें आखिरकार करोड़ों साल पुरानी साधना तकनीकें हैं। हो सकता है कि यह वर्तमान मार्शल आर्ट प्रणाली के अनुकूल न हो। उद्धरण चिन्ह। बहुत से लोगों के मन में ऐसे विचार आने लगे। इस दुनिया में कई चीजें सफलता या असफलता के परिणामों के आधार पर तय होती हैं। ये यून द्वारा गोनगसुनहोन को हराने से स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने के उनके निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये उनकी शक्ति को देखकर इन प्रतिभाशाली लोगों को थोड़ी शांति मिली थी। वे आत्मा अनुबंध से जुड़ने के लाभ और हानियों पर विचार करते हुए इस पर और गहराई से सोचेंगे। स्वर्गीय रक्त संघ में प्रवेश न करने का यह अर्थ नहीं था कि वे स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्यों से हीन होंगे। किसी और वक्त गोनगसुनहोन की बातें सुनकर ये यून स्तब्ध रह गया और थोड़ा हिचकिचाया, मानो उसे गोनगसुनहोन से दूसरी बार लड़ने का आत्मविश्वास ही न हो। उसने अपनी तलवार को छूते हुए कहा, अगर छोटे भाई गोनगसुन एक और दौर चाहते हैं तो मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन तब तक। ये कहते हुए ये यून रुक गया और उसने गोनगसुनहोन की शर्मनाक हालत पर एक नजर डाली। उसने अटपटे ढंग से कहा, छोटे भाई गोनगसुन, पहले अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? जैसे ही ये यून ने यह कहा, एक महिला शिष्या अपनी हंसी नहीं रोक पाए। गोनगसुनहोन का चेहरा इतना लाल हो गया था कि मानो खून बह रहा हो। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आने के बाद से यह उनके जीवन का सबसे शर्मनाक दिन था। उसने दांत पीसते हुए कहा, घमंड मत करो, मेरा दूसरा हमला मेरी पूरी ताकत से होगा। गोनगसुनहोन क्रोधित था। जैसे ही वह यून से दोबारा युद्ध करना चाहता था, अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। बस करो, तुम पहले ही हार चुके हो। यह आवाज इतनी जोरदार गूंजी कि वहां का चहल पहल भरा माहौल तुरंत शांत हो गया। अचानक सब चुप हो गए और सब मुड़कर देखने लगे। बोलने वाला व्यक्ति नकाबपोश आदमी था। नकाबपोश व्यक्ति ने ये यून की ओर देखा, लेकिन उसके ठंडे और भावहीन मुखौटे पर एक भी भाव प्रकट नहीं हुआ। ये यून ने शांत भाव से नकाबपोश व्यक्ति की आंखों में सीधे देखा। वह उससे भयभीत नहीं था। तुम वाकई बुरे नहीं हो। नकाबपोश व्यक्ति ने इस तरह का बेतुका आकलन किया। इस आकलन से लोगों को यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि नकाबपोश व्यक्ति की भावनाएं क्या थीं। उन्हें लगा कि यह आकलन सच्चा नहीं था। मार्शल एलायंस का स्पष्ट इरादा था कि हेवनली ब्लड यूनियन के वरिष्ठ सदस्य नए सदस्यों को सबक सिखाएं, लेकिन ये उनके आगे आकर परेशानी खड़ी करने से उसने उन्हें वहीं पर करारा जवाब दे दिया। हेवनली ब्लड यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों की शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आयोजित ये लड़ाई एक मजाक बनकर रह गई। भले ही ये यून ने अनजाने में ऐसा किया हो, लेकिन इस स्थिति से नकाबपोश व्यक्ति को निश्चित रूप से बेहद निराशा हुई होगी। ये लड़का तो वाकई साहसी है। इसने प्रवेश करते ही हेवनली ब्लड यूनियन को नाराज कर दिया। मुझे पहले उसका तलवार से किया गया हमला समझ में नहीं आया था, लेकिन यह उतना आसान नहीं हो सकता जितना दिख रहा है।
वह माहिर है और हो सकता है कि वह जानबूझकर सुअर की तरह खेल रहा हो ताकि शेर को खा सके। वहां मौजूद अभिजात वर्ग भी अनुमान लगा रहा था कि यी यून की इतनी मजबूत ताकत को देखते हुए ये सबसे अधिक संभावना थी कि उसने गोंगसुन होन को मूर्ख बना दिया होगा। महानिरीक्षक महोदय, मैं अब भी लड़ सकता हूँ, गोंगसुन होन ने आक्रोशपूर्वक कहा। हालांकि नकाबपोश व्यक्ति ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, चले जाओ। गोंगसुन होन कुछ देर रुक गया। वह अपने स्वाभिमान को दबाकर आदेश का पालन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उसने गुस्से भरी निगाहों से यी यून को देखा। वह जानबूझकर प्रभावित करने की कोशिश में यी यून से हार गया था, इसलिए वह अपनी हार से बहुत नाराज था। तुम्हारी परख बहुत अच्छी है, नकाबपोश व्यक्ति ने यी यून का आकलन किया। दूसरों को शायद पता न चले, लेकिन उसे पता था। जिस क्षण यी यून ने हमला किया उसी क्षण उसने गोंगसुन होन के हमले की कमजोरी को पकड़ लिया। इसी वजह से वह एक ही वार में अपने प्रतिद्वंदी को हराने में कामयाब रहा। मार्शल एलायंस का मानना था कि विधर्मी देवता की 36 तलवारें उनकी गुप्त तकनीकों में से एक थी, इसलिए बाहरी लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए यह असंभव था कि इस युवक ने पहले विधर्मी देवता की 36 तलवारों की नियमावली देखी हो। इसका अर्थ यह था कि युवक की समझ और विवेकशीलता एक अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंच गई थी। वह एक सेकंड के 100वें हिस्से में ही बता सकता था कि गोंगसुन होन के हमले की कमजोरी कहां थी। ऐसा व्यक्ति गोंगसुन होन और अपने बीच की ताकत के अंतर को कैसे नहीं पहचान सकता। शुरू से अंत तक इस व्यक्ति ने गोंगसुन होन को मूर्ख समझा। एक नवागंतुक जो स्वर्गीय रक्त संघ के एक वरिष्ठ सदस्य को मूर्ख बना सकता था, उसने नकाबपोश व्यक्ति की दिलचस्पी जगा दी। नकाब के नीचे छिपी यी यून को वह जिस तरह से देख रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी स्वादिष्ट शिकार को देख रहा हो। नकाबपोश व्यक्ति की राय में यी यून बहुत घमंडी था और वह न तो खुद को जानता था और न ही यह जानता था कि दुनिया कितनी बड़ी है। इस तरह का व्यक्ति जो खुद को चतुर समझता था और दूसरों को बेपरवाही से मूर्ख बनाता था, खुद को अचूक मानते हुए आसानी से बर्बाद हो जाता था। एक मेढक चाहे कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले, वह जिस गहरे कुएं में है उससे बाहर कभी नहीं निकल सकता। तुम मेरे शिकार बनने के लिए ही बने हो। उद्धरण चिन्ह। नकाबपोश आदमी का मुंह नकाब के नीचे ऊपर की ओर मुड़ गया। तो क्या हुआ अगर तुम आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते? भले ही तुम स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल न हो, तुम मेरी पकड़ से कभी नहीं बच पाओगे। अध्याय 612 पुनर्जन्मित लोग। नकाबपोश व्यक्ति के चेहरे के सारे भाव उसके नकाब के नीचे छिपे हुए थे। खोखले छेदों वाला उसका नकाब देखने में बेहद ठंडा और निर्दयी लगता है। वहां मौजूद प्रतिभाशाली लोगों पर नकाबपोश व्यक्ति का दबाव बहुत अधिक था। यहां तक कि उसकी प्रशंसा सुनकर भी उन्हें ऐसा लगा मानो उनके दिल मुंह में आ गए हों। 2000 ब्लड जेड्स आपके इनाम के तौर पर। मैं प्रतिभाशाली युवाओं की सराहना करता हूं। जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति ने कहा, उसके बगल में खड़ा एक अनुयायी एक जेड बॉक्स लेकर आया। जब इसे खोला गया तो इसके अंदर करीने से सजी हुई रक्जेड की 29 लड़ियां दिखाई दी। बाकी 900 रक्जेड गोंगसुन होन को हराने पर मिले इनाम थे। शुरुआत में ही 2900 ब्लड जेड के साथ ये उनकी संपत्ति अन्य सभी नवागंतुकों की कुल संपत्ति से कहीं अधिक थी। इसे देखकर कई प्रतिभाशाली लोग ईर्ष्या करने लगे। इन रक्त रत्नों का उपयोग प्राचीन विरासत और खजानों की बड़ी मात्रा के बदले किया जा सकता था। आज से आप सभी को ब्लड जेड के अनुरूप वेतन मिलेगा। शुरुआत में आपको प्रति माह 10 ब्लड जेड मिलेंगे। यदि आप हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होते हैं तो आपको इसके बजाय प्रति माह 50 ब्लड जेड मिलेंगे। स्वर्गीय दाव संघ में कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। इन्हें उत्तीर्ण करने पर आपको पुरस्कार के रूप में उतनी ही मात्रा में रक्त जेड प्राप्त होगा और आपका वेतन भी बढ़ेगा। और उसी परीक्षा के लिए स्वर्गीय रक्त संघ के सदस्य को स्वर्गीय दाव संघ के सदस्य की तुलना में 5 गुना अधिक पुरस्कार मिलता है। आपका वेतन लगातार बढ़ता रहेगा। अगर आप हेवनली ब्लड यूनियन के मुख्य सदस्य बन जाते हैं तो आपको हर महीने 1000 ब्लड जेड मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी नए योद्धा से युद्ध में हार जाते हैं, जैसा कि अभी गोंगसुन होन के साथ हुआ, तो उस नए योद्धा को मिलने वाला इनाम आपके वेतन से काट लिया जाएगा और आपको दुगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। नकाबपोश व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने यी यून को ध्यान से देखा और एक कपटी हंसी हंसते हुए मुड़कर चला गया। क्या जुर्माना इनाम के मूल्य का दुगुना होगा? उनमें से कई लोग मन ही मन भयभीत थे। यी यून द्वारा गोंगसुन होन को हराने से उसे 1000 ब्लड जेड्स मिले और उसने चुनौती की कीमत को नजरअंदाज कर दिया। तो फिर क्या गोंगसुन होन के वेतन से 2000 ब्लड जेड काटे जाने वाले थे? यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गोंगसुन होन का वेतन इतना अधिक नहीं था। यह उनके लिए काफी बड़ा नुकसान था। यी यून अपने हाथ में रखे रक्त रत्नों से खेल रहा था। उसे साधना तकनीकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मार्शल एलायंस के खजाने वाकई अच्छे थे। इनका इस्तेमाल न करना मूर्खता होगी। हालांकि यी यून ये भी जानती थी कि मार्शल एलायंस का फायदा उठाना इतना आसान नहीं होने वाला था। इस जगह को अजगर की जलमग्न मांद और बाघ की गुफा के रूप में वर्णित करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। नकाबपोश व्यक्ति के जाने के बाद भी गोंगसुन होन वहीं थी। वह अपमान से पूरी तरह अभिभूत था और अपनी स्थिति की गंभीरता को महसूस कर रहा था। ये 2000 ब्लड जेड्स थे। ये सोचकर ही गोंगसुन होन का दिल दर्द से भर गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि पहले यी यून ने उसके साथ मंदबुद्धि जैसा व्यवहार किया था। वह यी यून का मुकाबला करने में असमर्थ था और भले ही उसने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी होती, फिर भी उसकी जीत की संभावना कम ही थी। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? गोंगसुन होन ने दांत पीसते हुए यी यून से पूछा। यी यून ने गोंगसुन होन की ओर एक नजर डाली और कहा, मैं अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मेरे पास एक उपाधि है, जियांग येदाओ। जियांग येदाओ। गोंगसुन होन की भौहें तन गईं। वह पिछले कुछ वर्षों से स्वर्गीय दाव संघ में एकांत साधना में लगे हुए थे, इसलिए उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी।
हालांकि गोंगसुन होंग उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन स्वर्गीय दाओ संघ में नव भर्ती किए गए प्रतिभाशाली लोग जियांग यीदाओ नाम से बहुत परिचित थे। हाल के महीनों में यह नाम काफी चर्चित रहा है। जियांग यीदाओ की शक्ति के बारे में अफवाहें काफी भयावह थीं। हालांकि वहां मौजूद स्वर्ग के बच्चों ने केवल अफवाहें सुनी थी और अभी तक उन्हें यकीन नहीं हुआ था। अब ये यून की ताकत को अपनी आंखों से देखने के बाद वे कुछ हद तक आश्वस्त हो गए थे। वह जियांग यीदाओ है, उसने वास्तव में केवल एक ही वार किया। उद्धरण चिन्ह। लोग एक दूसरे को देखने लगे और मन ही मन भयभीत हो गए। हालांकि गोंगसुन होंग जियांग यीदाओ को नहीं जानता था, लेकिन भीड़ की चर्चा से उसे पता चल गया था कि जियांग यीदाओ कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। जियांग यीदाओ, तुम्हारा नाम बहुत घमंड भरा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया तो तुम ताकतवर हो गए? स्वर्गीय रक्त संघ में ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। स्वर्गीय रक्त संघ में मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनके मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। जल्द ही तुम्हें सबक सिखाया जाएगा, गोंगसुन होंग ने उपहास भरे लहजे में कहा। हालांकि वहां मौजूद अभिजात वर्ग के लोग गोंगसुन होंग के उपहास से सहमत नहीं थे। क्या स्वर्गीय रक्त संघ में ऐसे प्राणी मौजूद थे जो जियांग यीदाओ को आसानी से हरा सकते थे? ये जानना जरूरी था कि गोंगसुन होंग के स्वर्गीय दाओ संघ में प्रवेश करने से पहले ही वह तियान युआन जगत में प्रसिद्ध थे। वह सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। गोंगसुन होंग के ऊपर और भी अधिक राक्षसी लोग थे, लेकिन ये कोई अत्यधिक भिन्न स्थिति नहीं होती। कई लोगों की नज़र में जियांग यीदाओ की प्रतिभा चरम पर थी। किसी को विश्वास नहीं था कि जियांग यीदाओ से भी ज्यादा क्रूर इंसान हो सकते हैं। इसके अलावा गोंगसुन होंग जैसे कुछ प्रतिभाशाली लोग युवावस्था में ही प्रसिद्ध हो गए। उनके बारे में हर किसी ने कम से कम थोड़ा बहुत तो सुना ही था। कभी कभी ऐसे प्रतिभाशाली लोग अचानक प्रकट हो जाते थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता था, और यह सामान्य बात थी। हालांकि बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोगों का अचानक कहीं से प्रकट होना समझ से परे था। गोंगसुन होंग के इशारों से यही लगता था कि हेवनली ब्लड यूनियन विशेषज्ञों से भरी हुई थी, और वहां बड़ी संख्या में ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे जो गोंगसुन होंग से कहीं अधिक प्रतिभाशाली थे। ये कैसे संभव था? वे अचानक कहीं से प्रकट नहीं हो सकते थे, तो फिर वे आए कहां से? क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल एलायंस ने गुप्त रूप से एक रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना की हो और उन्हें उसी में पाला पोसा हो? लोगों को ये बात अजीब लग रही थी और बहुत से लोग उस पर विश्वास करने से इनकार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हार के बाद ऐसे शब्द कहकर गोंगसुन होंग अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था। गोंगसुन होंग को पता था कि हर कोई क्या सोच रहा है। इस पर उसने उपहास करते हुए कहा, चींटियों की नजरें हमेशा आगे के छोटे से रास्ते तक ही सीमित रहती हैं। तुम्हें कैसे पता कि दुनिया कितनी विशाल है? स्वर्गीय रक्त संघ में पुनर्जन्म लिए हुए लोगों का एक समूह है। उनमें से सबसे शक्तिशाली 9 हैं। वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उनके सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। जब गोंगसुन होंग ने ये वाक्य उनके सामने रखा तो वे स्तब्ध रह गए। पुनर्जन्म लेने वाले लोग, क्या मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद योद्धाओं का पुनर्जन्म हो सकता है? सब कुछ नए सिरे से शुरू करना, लेकिन अपने पिछले जीवन की यादों के साथ, ये तो स्वर्ग के विरुद्ध ही होगा। यह असंभव सा लग रहा था। भीड़ के अचंभित चेहरों को देखकर गोंगसुन होंग गर्व से मुड़ा। जी हाँ, पुनर्जन्म। स्वर्गीय रक्त संघ के पास एक सर्वोच्च तकनीक है जिसे प्रथम श्रेणी की दिव्य तकनीक, स्वर्गीय ताओ पुनर्जन्म महान तकनीक भी माना जा सकता है। दुर्भाग्यवश आपकी योग्यताओं के आधार पर आप केवल परिचय ही देख सकते हैं। आपको इसके बदले में कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। गोंगसुन होंग के लहजे में श्रेष्ठता का भाव स्पष्ट झलक रहा था। हालांकि उसके फटे पुराने कपड़ों के साथ यह भाव काफी हास्यास्पद लग रहा था। स्वर्गीय दाओ पुनर्जन्म महान तकनीक, ये यून की भौहें तन गईं। इस तरह की तकनीक का जिक्र एजोर यांग लॉर्ड के संग्रह में मिलता है। गोंगसुन होंग की बातों ने कई लोगों की दिलचस्पी जगा दी थी। ऐसी साधना तकनीक बेहद शक्तिशाली प्रतीत होती थी। अगर कोई पुनर्जन्म लेकर अपनी यादें बरकरार रख सके तो ये सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने जैसा होगा। भले ही वे इसे न सीखें, लेकिन इसे देखना ही अच्छा होगा। इसके अलावा हो सकता है कि अभी उनके पास आवश्यक योग्यताएं न हो, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में उनके पास ये योग्यताएं होंगी या नहीं। उनमें से कई लोगों की आंखें चमक उठी और वे इस स्वर्गीय दाओ पुनर्जन्म महान तकनीक को खोजने के लिए खजाने में तलाश करने से खुद को रोक नहीं पाए। गोंगसुन होंग ने खजाने से निकलने से पहले तिरस्कारपूर्ण हंसी हंसी। जाने से पहले उसने ये यून को ठंडी निगाहों से देखा। इस नफरत से ये यून को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जियांग यीदाओ की पहचान में रहते हुए अगर वह दूसरों को नाराज भी करता तो भी उसे कोई परवाह नहीं थी। असली ये यून की पहचान के तो पूरी दुनिया में दुश्मन थे। गोंगसुन होंग के जाने के बाद उपस्थित अभिजात वर्ग ने सभी खजानों की छानबीन शुरू कर दी। जल्द ही किसी को स्वर्गीय दाओ पुनर्जन्म महान तकनीक मिल गई। ये वहां है। मैनुअल को ढूंढने वाला व्यक्ति चीखने से खुद को रोक नहीं सका। सभी लोग तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। स्वर्गीय दाओ पुनर्जन्म महान तकनीक को खजाने के तीसरे स्तर पर रखा गया था, जो कि उच्चतम स्तर भी था। इसकी स्थिति बहुत ही प्रमुख थी। ये तीसरी मंजिल के ठीक बीच में स्थित था और यही कारण था कि किसी ने इसे जल्दी ही खोज लिया। ये यून भी जिज्ञासावश तीसरे तल तक गया। वह भी इस रहस्यमय तकनीक का असली रूप देखना चाहता था। इस रहस्यमय तकनीक को एक गहरे सुनहरे रंग के धातु के बक्से में बंद कर दिया गया था। बक्सा एक विशेष संरचना में बंद था। खजाने में मौजूद कई साधना तकनीकों से उन्हें पहले पृष्ठ का पूर्वावलोकन करने की अनुमति मिलती थी, लेकिन इस साधना तकनीक से एक शब्द का पूर्वावलोकन भी संभव नहीं था। बॉक्स के अलावा केवल कुछ परिचयात्मक शब्द ही थे। ये यून ने गौर किया कि केवल हेवनली ब्लड यूनियन के प्रमुख सदस्य ही इस रहस्यमय तकनीक के बदले में इसे प्राप्त करने के पात्र थे, और इसके बदले में मिलने वाली कीमत बहुत अधिक थी। 100,000 ब्लड जेड से केवल पहला खंड ही खरीदा जा सकता था। इसके बाद के खंडों के लिए कीमत बढ़ती ही गई।
इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में ब्लड जेड होना ही काफी नहीं था, व्यक्ति को स्वर्गीय दाव संघ में योगदान देना पड़ता था। विनिमय की कठोर शर्तों को देखकर कई लोगों ने दबे स्वर में अपना सिर हिलाया। ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था। हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने के लिए उन्हें एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, लेकिन लाखों ब्लड जेड प्राप्त करना और स्वर्गीय दाव संघ में योगदान देना कोई आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। असल में ये रहस्यमयी तकनीक महज एक खूबसूरत भ्रम थी। यह ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ देखा जा सकता था। ये सोचकर हैरानी होती है कि ऐसी कोई उत्कृष्ट तकनीक भी मौजूद है। मैं सचमुच इसे देखना चाहता हूँ। एक पन्ना ही काफी होगा। एक खूबसूरत लड़की खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़ी। पुनर्जन्म का विचार बहुत लुभावना लग रहा था। यह न केवल शक्ति का पुनः संचय था, बल्कि जीवन का पुनर्जन्म था। अपनी सुंदरता से प्यार करने वाली महिलाओं के लिए वृद्धावस्था में मरने के बाद फिर से युवावस्था में लौटाना, कौन सी लड़की इससे प्रभावित नहीं होगी। हालांकि ये युन ने मन ही मन केवल अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर ऐसी कोई असाधारण साधना विधि होती तो नीलेयांग स्वामी ने उसका जिक्र यूं ही कैसे कर दिया होता। वे उसका विस्तृत वर्णन करते और उस वर्णन में उनकी उस साधना विधि के प्रति प्रशंसा झलकती। दरअसल एजियोर यांग लॉर्ड के अनुसार पुनर्जन्म की ऐसी साधना तकनीकें अक्सर कई मायनों में सीमित थीं। उदाहरण के लिए जन्म का रहस्य। पुनर्जन्म के दौरान बहुत सी स्मृतियां लुप्त हो जाती हैं। कुछ लोग पुनर्जन्म के बाद अपने व्यक्तित्व का कुछ अंश खो देते हैं। यद्यपि वे पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति नहीं बन जाते, फिर भी वे पूरी तरह से अपने मूल व्यक्तित्व को नहीं खोते। इसके अलावा पुनर्जन्म की ऐसी साधना तकनीकों का अभ्यास करने से न केवल किसी की आयु नहीं बढ़ती थी, बल्कि वास्तव में यह उसे कम कर देती थी। प्रत्येक पुनर्जन्म से जीवनकाल छोटा होता जाता है। जितने अधिक पुनर्जन्म होंगे, मृत्यु उतनी ही जल्दी होगी। दरअसल पुनर्जन्म की साधना तकनीकें व्यक्ति की जीवन क्षमता का अत्यधिक दोहन मात्र थी। 100 वर्ष की आयु से पहले योद्धाओं में अपार जीवन शक्ति होती थी, जिससे वे तीव्र गति से साधना कर पाते थे। पुनर्जन्म तकनीक का लाभ यह था कि यह व्यक्ति की जीवन शक्ति को अधिकतम सीमा तक बढ़ा देती थी। इससे एक योद्धा जो मूल रूप से केवल दाव बीज स्तर तक ही पहुंच सकता था, युआन ओपनिंग स्तर तक पहुंच सकता था, और युआन ओपनिंग स्तर तक सीमित योद्धा भी परमलोक राजा बन सकते थे। यही कारण था कि कुछ लोगों ने पुनर्जन्म की साधना तकनीकों को चुना और पुनर्जन्मित व्यक्ति बनने के लिए प्रशिक्षण लिया। उनके पास युवावस्था की बहुत सी यादें होने के कारण वे एक प्रकार से अजेय बन जाते थे। मार्शल एलायंस के पास पुनर्जन्म की ऐसी साधना तकनीक है। यदि वे योद्धाओं का पोषण कर रहे हैं और वे सभी एक विशेष युग में पुनर्जन्म लेना चुनते हैं, तो इससे ये स्पष्ट हो सकता है कि अतीत में लोगों का ये समूह अज्ञात क्यों था। ये युन ने गहरी सांस ली। पुनर्जन्मित लोगों द्वारा वर्तमान युग को चुनना इस बात का भी संकेत था कि मार्शल एलायंस द्वारा इतने वर्षों से बनाई जा रही योजना धीरे धीरे फलदायी हो रही थी। अध्याय 613 ब्लैकस्टोन मुकदमे। स्वर्गीय दाव संघ में पुनर्जन्म लेने वाले रहस्य और शक्ति के पर्याय थे। एक बार किसी व्यक्ति का जन्म हो जाने पर उसके पास युद्ध कला का व्यापक अनुभव और नियमों की गहरी समझ होती है। उसके बाद केवल साधना के विभिन्न स्तरों को पार करना ही बाकी रह जाता है, और साधना के विभिन्न स्तरों को पार करने के लिए केवल एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। फिर बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से होता चला जाता है। सभी पुनर्जन्म लेने वालों ने अत्यंत तीव्र गति से साधना की। स्वर्गीय दाव संघ में कुछ पुनर्जन्म लेने वाले न केवल एक बार पुनर्जन्म ले चुके थे, बल्कि कुछ 3, 4 या यहाँ तक कि 5 बार भी पुनर्जन्म ले चुके थे। कई पुनर्जन्मों का संचय, जिनमें से कुछ का अंतराल दसियों हजार वर्षों से लेकर लाखों वर्षों तक है, सभी ने इस युग में प्रकट होने का निर्णय लिया है। नियमों और स्वर्गीय मार्ग के प्रति उनकी समझ लगातार बढ़ती और मजबूत होती गई। दाव सीड क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों में योद्धा के पास नियम संबंधी अंतर्दृष्टि थी, जो शिखर युआन ओपनिंग क्षेत्र के योद्धाओं के स्तर तक पहुंच गई थी, और वह एम्पायरियल किंग्स के करीब पहुंच रहा था। एक ही क्षेत्र के योद्धाओं के बीच वे अजेय शब्द के पर्याय थे। अपने ही क्षेत्र में अजेय होने का खिताब केवल वही लोग हासिल कर सकते थे। मार्शल एलायंस ने पुनर्जन्म लेने वालों के अस्तित्व को छिपाया नहीं था। इससे पहले मार्शल एलायंस के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने पुनर्जन्म लेने वालों के बीच युद्धाभ्यास देखा था। वह भयावह दृश्य आज भी उनके मन में ताजा था। ये वही संघर्ष था जिसने स्वर्गीय दाव संघ के कई वरिष्ठ सदस्यों को अपनी अंतिम हठधर्मिता छोड़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उन्होंने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और स्वर्गीय रक्त संघ में प्रवेश किया। सिर्फ इसी वजह से हेवनली ब्लड यूनियन को कुछ दर्जन नए सदस्य मिल गए। उसी क्षण गोन्गसुनहोंग भी स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हो गई। पुनर्जन्म लेने वालों की शक्ति को देखकर गोन्गसुनहोंग उनकी शक्तियों के प्रति प्रशंसा से भर गया। इसने वास्तव में उसके दिल को झकझोर दिया था। इसलिए ये युन से हारने के बाद गोन्गसुनहोंग ने पुनर्जन्म लेने वालों का जिक्र किया था। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश के अलावा इसका एक कारण ये भी था कि वह पुनर्जन्म लेने वालों को बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसने मार्शल एलायंस के पुनर्जन्मों को अपना लक्ष्य बना लिया था। उसका सपना था कि वह मार्शल एलायंस में योगदान दे, जिससे उसे स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक का अभ्यास करने का अवसर मिले। एक बार जब वह इस सर्वोच्च तकनीक को सीख लेगा, तो वह कम से कम एक एम्पायरियल किंग के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, या एक पैट्रियार्क बन जाएगा, या उससे भी आगे उस स्तर तक पहुंच जाएगा। अतीत के तियान युआन युग में किसी गुट के कुलपति का पद प्राप्त करना लगभग सर्वोच्च उपलब्धि थी। किसी गुट के मुखिया से आगे निकलने की बात तो कोरी कल्पना थी। हालांकि कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए अब एक नया दृष्टिकोण था। प्राचीन विरासत के साथ यह अब असंभव नहीं था। हेवनली दाव यूनियन में शामिल होने वाले सभी अभिजात वर्ग के लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। उनके सामने इतने अवसर थे और उन्होंने इतने चमत्कार देखे थे, इसलिए उनके लिए अपनी मूल दृढ़ता से विचलित न होना बहुत मुश्किल था। मनुष्य अपने परिवेश से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। एक बार जब वे अपने आसपास के लोगों के निर्णयों से प्रभावित हो जाते हैं, तो उनके लिए स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होना अधिक स्वाभाविक हो जाता है।
अत्यधिक शक्ति के लिए स्वतंत्रता का बलिदान करना कोई अस्वीकार्य बात नहीं थी। इसलिए ये यून के मार्शल एलायंस में शामिल होने के 1 महीने बाद ही 10 से अधिक प्रतिभाशाली लोग जो ये यून के साथ स्वर्गीय दाव संघ में शामिल हो गए थे, उन्होंने स्वर्गीय रक्त संघ में प्रवेश करने का विकल्प चुना था। स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि ये यून ने मार्शल एलायंस में प्रवेश करते ही वरिष्ठ सदस्य गोंगसुनहोन को करारा जवाब दिया और उसे करारा प्रहार किया, लेकिन इससे अभिजात वर्ग के निर्णय पर मामूली असर पड़ा। इसका कोई मौलिक प्रभाव नहीं हुआ। ये यून को इतने सारे लोगों के स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं थी, न ही उसने इस बारे में ज्यादा सोचा। ऐसी परिस्थितियों में जिनमें पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी, कुछ प्रतिभाशाली लोगों की मौत वास्तव में मामूली बात थी। हर किसी को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। सर्दियों की शुरुआत में ग्रेटिसवॉर्ड पर्वत पर बर्फबारी हुई। पर्वत ठंडा और हवादार था और उत्तरी हवाएं उड़ती हुई तलवारों और कृपानों की तरह बह रही थी। घंटा ग्रेटिसवॉर्ड पर्वत पर अचानक एक घंटी बजी। घंटी की गूंजती हुई ध्वनि ठंडी हवा और तूफान को चीरते हुए स्वर्गीय दाव संघ के प्रत्येक सदस्य के कानों तक पहुंची। जियांग यीदाव, ब्लैकस्टोन परीक्षण शुरू हो गया है। जब ये यून एक कमरे में ध्यान कर रहा था, तभी अचानक उसे बाहर से एक चीख सुनाई दी। ये यून के पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसे पुकार रहा था। इस युवक का नाम वेई चिवेई था। वह ये यून से छोटा था और उसका कोई प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि नहीं थी। वह तियान युआन जगत के एक द्वितीय श्रेणी के गुट से आया था, लेकिन उसके लिए स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होना यह दर्शाता था कि वह कोई मामूली शख्सियत नहीं था। वेई चिवेई भी ये यून की तरह ही था। उसने भी स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि ये यून को नहीं पता था कि यह सिलसिला कब तक चलेगा। ये यून अपने पत्थर के घर से बाहर निकल गया। मार्शल एलायंस में केवल हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों को ही एक पत्थर के शिवालय का अधिकार था, जिसमें एक विशाल सरणी थी जो प्रचुर और शुद्ध स्वर्ग पृथ्वी युआन की सुनिश्चित करती थी, जिससे यह एक आदर्श साधना वातावरण बन जाता था। जहां तक उन साधारण सदस्यों की बात है जिन्होंने स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल नहीं हुए, वे केवल ऐसे पत्थर के घरों में ही रह सकते थे। सुविधाएं साधारण थीं और युआनची की सांद्रता औसत थी। हालांकि ये यून स्वर्गीय दाव संघ में प्रसिद्ध थे, फिर भी वे केवल एक साधारण पत्थर के घर में ही रह सकते थे। इसके अलावा उनका निवास स्थान स्वर्गीय दाव संघ के सामान्य सदस्यों के बीच सबसे गरीब स्थानों में से एक था। इसके अलावा आम सदस्यों को विभिन्न साधना संसाधनों और परीक्षण व्यवस्थाओं में कई तरह की पाबंदियां झेलनी पड़ी। जहां तक ये यून की बात है, आम सदस्यों के अघोषित नेता होने के नाते उन्हें विशेष देखभाल दी गई थी। ये यून को कई तरह के अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा। ये सब हेवनली ब्लड यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा जानबूझकर किया गया था। कई मुकदमों की व्यवस्थाओं का संचालन हेवनली ब्लड यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किया गया था। ये लोग स्वाभाविक रूप से ये यून को नापसंद करते थे। दरअसल 4 महीने पहले जब ये यून ने पहली बार स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होकर एक ही तलवार के वार में गोंगसुनहोन को हराया था, तब स्वर्गीय रक्त संघ के वरिष्ठ सदस्य पहले से ही उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे। जंगली पृष्ठभूमि वाले इस लड़के ने ग्रेटिसवॉर्ड माउंटेन पर कदम रखते ही हेवनली ब्लड यूनियन के वरिष्ठ सदस्यों के चेहरों पर जोरदार थप्पड़ मार दिए थे। यह मामला मानहानि का था। यह बेहद शर्मनाक था कि वरिष्ठ सदस्य नए सदस्यों से हीन थे। हेवनली ब्लड यूनियन के वरिष्ठ सदस्य ऐसे अहंकारी नवागंतुक को शिक्षित करना चाहते थे ताकि उसे पता चले कि स्वर्ग से परे भी स्वर्ग होते हैं और लोगों से परे भी लोग होते हैं। लेकिन ये यून बहुत शक्तिशाली थी। सभी लोग गोंगसुनहोन की ताकत से वाकिफ थे, लेकिन ये यून ने तलवार के एक ही वार में गोंगसुनहोन को हरा दिया था। हालांकि गोंगसुनहोन ने जोर देकर कहा था कि वह लापरवाह था और ये यून से इसलिए हार गया क्योंकि वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना चाहता था, और कहा कि अगर वह ये यून से अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो परिणाम ज्यादा से ज्यादा 40-60 होता। गोंगसुनहोन की बातों पर विश्वास करने वाले लोग अल्पसंख्यक थे। लोगों को यह भी नहीं पता था कि गोंगसुनहोन द्वारा उल्लिखित तथाकथित 40-60 में 60 का अर्थ गोंगसुनहोन से है या यून से। गोंगसुनहोन ने भले ही शेखी मारी हो, लेकिन चूंकि उसने फिर कभी ये यून को चुनौती नहीं दी, इसलिए सच्चाई पहले से ही स्पष्ट थी। ये यून बहुत बलवान और नवोदित था। इसलिए यदि स्वर्गीय रक्त संघ के वरिष्ठ सदस्य ये यून को सबक सिखाना चाहते थे तो उन्हें उससे युद्ध करना पड़ता था, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं था। अगर वे आसानी से ये यून को हरा सकते तो वे ऐसा कर चुके होते, लेकिन ये यून से हारने की संभावना बहुत अधिक थी। और एक बार हारने पर उनकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा काट लिया जाता और वे शर्मिंदा हो जाते। भला ऐसा कौन करेगा? ये यून द्वारा गोंगसुनहोन को मूर्ख बनाने की घटना ने उसे मार्शल एलायंस में प्रसिद्ध कर दिया। वो स्पष्ट रूप से एक बड़े खतरे का सामना कर रहा था, लेकिन उसने गोंगसुनहोन को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था। ऐसे कुटिल चालों से भरे व्यक्ति को उकसाना उचित नहीं था। उससे पराजित होना तो उनके पतन का कारण भी बन सकता था। इसलिए कई महीनों तक ये यून ने शांतिपूर्वक साधना की। किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया, बल्कि स्वर्गीय दाव संघ के वे सदस्य जो ये उनके साथ ही शामिल हुए थे, वरिष्ठ सदस्यों द्वारा धमकाए जाते थे। कई लड़ाइयों में अक्सर ब्लड जेड पुरस्कार दांव पर लगे होते थे। इन नवागंतुकों को, विशेषकर उन नवागंतुकों को जिन्होंने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। मानव स्वभाव ऐसा ही था। स्वर्गीय रक्त संघ के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उनके मन में एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक इच्छा उत्पन्न हुई कि वे सभी को उनकी तरह आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करें। इस तरह वे मनोवैज्ञानिक संतुलन प्राप्त कर सकते थे। आमतौर पर वे स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने वाले नवागंतुकों को निशाना नहीं बनाते थे, बल्कि केवल उन लोगों का जीवन कठिन बना देते थे जो स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने में देरी करते थे। इन दिनों ये यून एकांतप्रिय जीवन जी रहा था। वह न तो इधर उधर घूमकर लोगों को चुनौती दे रहा था और न ही उनसे लड़ रहा था।
चूंकि उसे मार्शल एलायंस की अगली योजना का पता नहीं था, इसलिए उसने एक अंतःप्रिय जीवन जीना ही उचित समझा। उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी और उसका साधना स्तर अब दाव सीट क्षेत्र के शिखर के करीब पहुंच रहा था। इस स्तर तक पहुंचने के लिए ये यून को भी अपनी छिपी हुई शक्ति का अंदाजा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में अपना एकांत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसने केवल लिन शिनटोग के साथ ही अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया था, और लिन शिनटोग को सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। तियान युआन जगत की तुलना में ये यून को यह नहीं पता था कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। आ रहा हूं। ध्यानमग्न ये यून ने गहरी सांस ली और अपने बगल में पड़ी तलवार उठा ली। ये कृपान 5 फीट लंबी थी। यह एक कटाना थी और इसका ब्लेड लंबा और पतला था, जिसकी तीक्ष्णता बेजोड़ थी। उस तलवार का नाम एंशिएंट डस्ट था। ये यून ने इसे मार्शल एलायंस के शस्त्रागार से ब्लड जेड्स के बदले में प्राप्त किया था। उस तलवार की कीमत 1500 ब्लड जेड थी। तियान युआन युग में इस कृपान को सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाता था। अब तक ये यून के पास सूर्य तीतक धनुष और एक रहस्यमय टूटी हुई तलवार थी, लेकिन तलवारों के मामले में ये यून के पास कोई बहुत अच्छी तलवार नहीं थी। पहले ये यून हमेशा उस रक्त लाल कमल कृपान का उपयोग करता था जिसे उसने 1000 हाथों वाली दादी से चुराया था। यह बुरा नहीं था, लेकिन अपनी पहचान बदलने के बाद वह स्वाभाविक रूप से रक्त लाल कमल कृपान का उपयोग नहीं कर सकता था। अब ये यून के हाथ में मौजूद प्राचीन धूल कृपान कई मायनों में रक्त लाल कमल की गुणवत्ता से कहीं बेहतर थी। 4 महीने तक प्राचीन धूल तलवार का उपयोग करने के बाद ये यून पहले से ही उसमें काफी निपुण हो गई थी। प्राचीन धूल कृपान को हाथ में लिए ये यून पत्थर के घर से बाहर निकल गया। जब वह बाहर निकला और उसने वेई चिवेई को देखा तो ये यून ने भौहें चढ़ा ली। वेई चिवेई एक कोमल त्वचा वाला युवक था, लेकिन अब उसकी गर्दन पर एक तिरछा भयानक घाव था जो उसकी गर्दन की रेखा से नीचे तक फैला हुआ था, और वेई चिवेई का चेहरा पहले ही बैंगनी काला पड़ चुका था। स्पष्ट था कि कुछ देर पहले ही उसे दूसरों ने बुरी तरह पीटा था। आपको क्या हुआ? ये यून ने वेई चिवेई की दयनीय हालत देखकर उससे पूछा। वेई चिवेई ने अपनी गर्दन को छुआ। उस पर तलवार से बना एक ऐसा निशान था जिस पर अभी तक पपड़ी भी नहीं पड़ी थी। उसने गुस्से में कहा, वे कमीने अपने हमलों में बहुत बेरहम थे। जैसा कि नकाबपोश व्यक्ति ने कहा, मार्शल एलायंस जंगल के कानून का पालन करता था। बलवानों को राजा माना जाता था जबकि कमजोरों को खत्म कर दिया जाता था। मार्शल एलायंस में सदस्यों को एक दूसरे को चुनौती देने की अनुमति थी। हारने वाले के वेतन का एक हिस्सा काट लिया जाता था, जबकि जीतने वाले को मार्शल एलायंस से पुरस्कार मिलते थे। इस तरह के पुरस्कार के अस्तित्व के कारण योद्धाओं के लिए मार्शल एलायंस में लड़ना आम बात थी। जो व्यक्ति लगातार जीत हासिल करता है उसे एक स्ट्रेंथ रेटिंग दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उसका मासिक वेतन बढ़ जाता है। ऐसे नियमों के तहत जीवित रहने के लिए असाधारण रूप से मजबूत होना जरूरी था। ये यून इसका एक उदाहरण था। यदि ऐसा नहीं होता तो एक दूसरे की पारस्परिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए गुट बनाने पड़ते थे, और हेवनली ब्लड यूनियन और वे सदस्य जो हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल नहीं हुए थे, वे 2 सबसे बड़े प्राकृतिक गुट थे। पहले वाले की ताकत निस्संदेह दूसरे वाले से कहीं अधिक थी। इसलिए वेई चिवेई जैसे जिन लोगों ने स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल नहीं हुए, उन्हें अपने दिन कष्टों से गुजारने पड़े। उन्हें रोजाना पीटा जाता था और पिटाई बेहद बेरहम होती थी। शरीर को भेदने वाले घाव होना आम बात थी। ये यून ने मन ही मन सिर हिलाया। मार्शल एलायंस का माहौल कुछ ऐसा ही था। अनेक प्रकार के दबावों और सत्ता के प्रलोभनों के कारण हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। क्या तुमने कभी हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा? ये तो बस एक आत्मा का अनुबंध है, तुम्हें मरने के लिए नहीं भेजा जा रहा है। ऐसी बात को स्वीकार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? ये यून ने सहज भाव से पूछा, लेकिन वेई चिवेई ने सिर हिला दिया। मुझे दूसरों के दबाव में काम करना पसंद नहीं है। अगर मैं शामिल होना चाहता तो मैं स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाता। अगर मैं शामिल नहीं होना चाहता तो कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं एक साधारण परिवार से आता हूं और मेरी तुलना किसी बड़े खानदान से नहीं की जा सकती। मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास इसलिए करता हूं ताकि मैं जल्दी से बदला ले सकूं और इतना शक्तिशाली बन सकूं कि अपने भाग्य का स्वामी बन सकूं। अगर मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करके दूसरों का गुलाम बनकर शक्तिशाली बनूं तो ये तो उल्टी प्रक्रिया होगी। मैं मार्शल आर्ट के ऐसे मार्ग पर चलना नहीं चाहता। अगर मैं सचमुच स्वर्गीय दाव संघ में जीवित नहीं रह सकता तो मैं बस इसे छोड़ दूंगा। वेई चिवेई अभी छोटा था और उसके चेहरे पर अभी भी बचपना झलक रहा था। हालांकि उसके कहे शब्दों ने ये यून को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कभी पड़ोस के पत्थर के मकान में रहने वाले इस युवक पर ध्यान नहीं दिया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वेई चिवेई के मन में ऐसे विचार होंगे। दरअसल योद्धा मार्शल आर्ट का अभ्यास इसलिए करते थे ताकि वे अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकें। यदि मार्शल आर्ट के अभ्यास के परिणामस्वरूप उनका जीवन ही उनके नियंत्रण में आ जाए तो ये कुछ हद तक दुखद होगा। चलिए चलते हैं ब्लैकस्टोन मुकदमों के लिए, ये यून ने हल्के स्वर में कहा। ये यून की वेई चिवेई के प्रति अच्छी धारणा थी। वह नहीं चाहता था कि मार्शल एलायंस के हाथों ऐसे महत्वाकांक्षी युवक का भविष्य बर्बाद हो जाए। ठीक है। ब्लैकस्टोन ट्रायल्स का जिक्र होते ही वेई चिवेई की आंखें चमक उठी। ब्लैकस्टोन ट्रायल्स मार्शल एलायंस की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी। ये योद्धाओं के लिए एक अविश्वसनीय अवसर था। ब्लैकस्टोन परीक्षण हर 3 साल में एक बार आयोजित किए जाते थे। स्वर्गीय दाव संघ की स्थापना के बाद से ये केवल 2 बार ही आयोजित हुए थे। मार्शल एलायंस प्रत्येक ब्लैकस्टोन ट्रायल में कई पुरस्कार प्रदान करता था। ट्रायल से मिलने वाले अवसरों से कई साधकों को काफी लाभ हुआ। तकनीकी रूप से देखा जाए तो तीसरे ब्लैकस्टोन ट्रायल्स का समय अभी नहीं आया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इसे आगे बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा मार्शल एलायंस के उच्च अधिकारियों ने ये खबर फैला दी थी कि यह परीक्षा बाकी परीक्षाओं से अलग है।
ये कहा जा सकता है कि यह परीक्षा मार्शल अलायंस के इतिहास में अतीत और भविष्य दोनों में सबसे खास परीक्षा होगी। यह अभूतपूर्व होने वाली थी। मार्शल अलायंस के उच्च अधिकारियों द्वारा इस मुकदमे का वर्णन करने के लिए अभूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाना यह आसानी से कल्पना करने योग्य है कि यह कितना खास होगा। कई लोग इस विशेष मुकदमे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ऐसा करने वालों में यून भी शामिल थी। हालांकि उसे पुरस्कारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह ये जानना चाहता था कि मार्शल अलायंस क्या साजिश रच रहा है। अपनी जांच पूरी करने के बाद ही उसे मार्शल अलायंस की पीठ पीछे गड़बड़ी पैदा करने का मौका मिल सकता था। ये सोचते हुए यून ने ग्रेटेस्वॉर्ड पर्वत की चोटी की ओर देखा। उस विशाल पर्वत शिखर पर मानो रक्त ऊर्जा की एक परत धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। वह उग्रता और हत्या की मंशा से भरी हुई थी। रास्ते में यून की मुलाकात हेवनली दाओ यूनियन के काफी सदस्यों से हुई। सभी लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे कि अभूतपूर्व ब्लैकस्टोन ट्रायल्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ लोग कभी कभी तियान युआन जगत में हाल ही में घटी एक बड़ी घटना का जिक्र भी करते थे। वह था ब्लड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक बार फिर शाश्वत भंवर से बाहर निकल आया था। जब यून पहली बार महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आया तो उसने दक्षिणी सागर के एक छोटे से संप्रदाय श्वेत उड़ान संप्रदाय के किसी व्यक्ति से पूछा। उसने उसे विनाश के रक्त का जिक्र करते हुए सुना था। यह संदेह था कि यह खून उस विशालकाय आंख से निकला हुआ खून था। इससे पहले दिखाई देने वाली विनाश के रक्त की दोनों बूंदें मार्शल अलायंस द्वारा प्राप्त की गई थीं। और अब मार्शल अलायंस ने विनाश के रक्त की प्राप्ति के लिए होड़ में शामिल न होने का वादा किया था। इसलिए तियान युआन जगत के कई बड़े पारिवारिक कबीले इस रक्त की प्राप्ति के लिए होड़ में शामिल हो गए थे। इसके अलावा विनाश के रक्त की 3 बूंदें बह निकली। विभिन्न बड़े गुट उनके लिए आपस में पागल होकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और इस वजह से कई लोग मारे गए। आखिरकार ये किसी प्राचीन देवता का रक्त होने की प्रबल संभावना थी। कौन जाने इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है। शायद इसकी एक बूंद को अवशोषित करने मात्र से ही कोई अद्वितीय महान सम्राट बन जाए। जब यून ने ये बातें सुनी तो उसने भौहें चढ़ा ली। विनाश का रक्त, आखिर यह चीज क्या है? उस शाश्वत भंवर के भीतर मौजूद विशालकाय प्राचीन दानव क्या सचमुच खून बहा सकता है? यह अज्ञात था कि यदि ऐसी कोई चीज सचमुच अवशोषित हो जाए तो क्या होगा। इन्हीं विचारों के साथ यून अनजाने में ग्रेटेस्वॉर्ड माउंटेन पर बने एक विशाल चबूतरे पर पहुंच गया। ग्रेटेस्वॉर्ड माउंटेन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों को सबसे पहले यहीं इकट्ठा होना था। जब यून और वेई चिवेई वहां पहुंचे तो मंच पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। हेवनली ब्लड यूनियन और हेवनली दाओ यूनियन के सदस्यों के बीच एक स्पष्ट सीमा थी। दोनों समूह एक तरफ एकत्रित हुए थे। हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों की संख्या सामान्य सदस्यों की तुलना में काफी अधिक थी। परिणामस्वरूप उन्होंने मंच पर अधिक जगह घेर रखी थी। उन साधारण सदस्यों की बात करें तो उन्हें एक छोटे से कोने में धकेल दिया गया था। स्वर्गीय रक्त संघ द्वारा लंबे समय तक दमन झेलने के कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी। चाहे संसाधनों की बात हो या प्रतिष्ठा की, वे स्वर्गीय रक्त संघ से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। और यह भी सच था कि वे उनके विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। ये वेई चिवेई है, वो बेवकूफ बच्चा यहाँ है। हाँ, ये यून और वेई चिवेई के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद अचानक एक उपहासपूर्ण हंसी सुनाई दी। आवाज सुनते ही वेई चिवेई की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने अचानक अपना सिर घुमा लिया। उससे कुछ ही दूरी पर 2 पुरुष और एक महिला खड़े थे। दोनों पुरुष हटे कट्टे थे जबकि महिला दुबली पतली थी। उनमें से एक व्यक्ति के पास एक मोटी बड़ी तलवार थी। वह वेई चिवेई को अपनी तलवार दिखाकर शान दिखा रहा था। बच्चे, तुम्हारी आंखों से तो लगता है कि तुम बहुत नाराज हो। कैसा रहेगा, क्या हम एक और लड़ाई करें? तलवार लिए उस आदमी ने उपहास भरे लहजे में कहा। वेई चिवेई की आवाज लड़खड़ा गई और फिर वह अवाक रह गया। पहले भी इस तलवारधारी आदमी ने उसे घायल किया था। उनकी ताकतें किसी भी तरह से बराबर नहीं थीं। उससे एक और लड़ाई में उसकी ही पिटाई होगी। स्वर्गीय दाव संघ ऐसा ही था। अपमान को केवल वही सहन कर सकता था जो हीन हो। और इसी क्षण यून ने मुड़कर बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा। तलवार लिए हुए वह व्यक्ति वेई चिवेई को मार गिराना चाहता था, लेकिन जब उसने यून को देखा तो उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। ये जियांग यीदाओ है, वह व्यक्ति जिसने गोंगसुन होन को हराया। क्या वह आम सदस्यों के बीच नेता नहीं है? यून ने कभी यह नहीं कहा कि वह नेता है, लेकिन चूंकि वह साधारण सदस्यों में सबसे मजबूत और प्रतिभाशाली था और उसने एक हेवनली ब्लड यूनियन सदस्य को हराया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हेवनली दाओ यूनियन के साधारण सदस्यों में नंबर 1 व्यक्ति बन गया। वे जियांग यीदाओ को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये व्यक्ति अहंकारी और काफी प्रसिद्ध था। न केवल गोंगसुन होन बल्कि वे स्वर्ग मार्शल सिटी में हुई घटना से भी वाकिफ थे। उस समय जियांग यीदाओ ने अपनी साधना को दबाकर और एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग न करके एक ही तलवार के वार में स्वर्गीय रक्त संघ के एक सदस्य को पराजित कर दिया था। उनमें से कुछ लोग बादल में समाते ही चुप हो गए, क्योंकि उन्हें यून द्वारा निशाना बनाए जाने का डर था। हालांकि इन लोगों को डर महसूस हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हेवनली ब्लड यूनियन के सभी सदस्यों को डर महसूस हुआ। हेवनली ब्लड यूनियन के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने यून को ठंडेपन से देखा। उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। यून बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह अकेला ही था। स्वर्गीय रक्त संघ के सामने वह कुछ भी नहीं था। इसके अलावा हेवनली ब्लड यूनियन के ये वरिष्ठ सदस्य अपनी ताकत को लेकर बेहद आश्वस्त थे। अगर वे सचमुच यून से लड़ते तो उन्हें विश्वास नहीं था कि वे हारेंगे। इस जियांग यीदाओ को अभी तक नहीं पता कि इस बार उसका क्या इंतजार कर रहा है। हम मार्शल अलायंस में बागी होने का नतीजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। खुद को समझता क्या है? वो तो बस एक जूनियर है जिसमें थोड़ी बहुत प्रतिभा है। मार्शल अलायंस के उच्च अधिकारियों की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। इस समय जब लोग बातें कर
रहे थे, अचानक पूरे मंच पर एक अजीब सी अनुभूति छा गई। ऐसा लगा मानो पलक झपकते ही कोई सुगंध उनकी नाक में घुस गई हो। अध्याय 615 प्रलोभित। एक फूलों की खुशबू। ये यून ने नाक सिकुड़ी और खुशबू की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फूलों की खुशबू बहुत तेज थी, इससे हल्का सा नशा सा महसूस हो रहा था। आकाश में प्रकाश की किरणें चमक रही थीं और फूलों की पंखुड़ियां जमीन पर बिखर रही थीं। एक सफेद आकृति चबूतरे पर उतरी जिसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। पंखुड़ियां इस व्यक्ति के शरीर को घेरे हुए थीं। हालांकि वे असली फूलों की पंखुड़ियां नहीं थीं, बल्कि नियमों से संघनित प्रकाश की किरणें थीं। क्या नियमों से संघनित फूलों की पंखुड़ियों में इतनी वास्तविक फूलों जैसी सुगंध हो सकती है? यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। जब सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो यून उस व्यक्ति का चेहरा देखकर थोड़ा हैरान रह गया। यह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ वह व्यक्ति पुरुष था। उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ पंखा था और उसके चेहरे की बनावट बेहद सजीव और सुंदर थी। उसकी त्वचा कोमल और सफेद थी, यहाँ तक कि महिलाएं भी उसके सामने शर्म महसूस करती। उस व्यक्ति ने अपनी तीखी निगाहों से मंच पर मौजूद भीड़ का जायजा लिया। उसकी नजर ये यून पर भी पड़ी और जब उनकी नजरें मिली तो उसने एक भयावह मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसे एक नजर के बाद उसने फिर कभी ये यून की तरफ नहीं देखा। ये व्यक्ति, ये यून ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि प्रतिद्वंदी का साधना स्तर उच्च नहीं था, लेकिन उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। साथ ही उनके शरीर से दाव ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। ये दाव और सत्य के प्रति उनकी गहन समझ का प्रकटीकरण था। ये तो लॉर्ड फैंग मिंग है। ये तो बस ब्लैकस्टोन ट्रायल्स हैं और लॉर्ड फैंग मिंग आए हैं। आमतौर पर वो नहीं आते, तो फिर क्यों? हेवनली ब्लड यूनियन के सभी सदस्य सफेद वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति को अत्यंत आदरपूर्वक देख रहे थे। सफेद कपड़े पहने वह आदमी देखने में लगभग 20 साल का लग रहा था। वह बाकी लोगों की ही पीढ़ी का था, लेकिन उसके हाव भाव और व्यवहार से ऐसा लग रहा था मानो वह वरिष्ठ पीढ़ी का हो। वे एक ही स्तर के नहीं थे। फैंग मिंग, ये यून के बगल में खड़ी वे चिवेई बहुत हैरान हुई। मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ। वह पुनर्जन्म लेने वाला है। ओह, पुनर्जन्म लेने वाला। ये यून ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक का अभ्यास करके और कई बार पुनर्जन्म लेकर ऐसा व्यक्ति दाव में प्रतिभा और अंतर्दृष्टि अर्जित कर सकता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि 20 वर्ष की आयु में ही उसका ऐसा व्यवहार देखने को मिला। परफेक्ट दाव सीड स्तर, मुझसे बस एक छोटे से स्तर ऊपर। साधना स्तर में ये छोटा सा अंतर मेरे लिए कुछ खास नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी शक्ति उसकी तुलना में कैसी होगी। ये यून के मन में ऐसे विचार आ रहे थे। अगर कोई उसके विचारों को सुन लेता तो उसे पागल समझ लेता। भले ही ये यून ने एक ही तलवार के वार से गोंगसुनहोन को हरा दिया था, लेकिन अन्य पुनर्जन्म लेने वालों की तुलना में वह एक चमकते चांद के सामने एक जुगनू के समान था। उनके दिलों में उसकी कोई तुलना ही नहीं थी। एक अमर का पुनर्जन्म था जबकि दूसरे के पास नश्वर का शरीर था। क्या उनमें कोई तुलना थी? एक ही क्षेत्र के लोगों के बीच अजेय। ऐसा दावा करने के लिए कुछ क्षमता की आवश्यकता होती है, लेकिन 12 दिव्य स्वर्गों की तुलना में। उद्धरण चिन्ह। ये यून को नीले यान स्वामी का वर्णन याद आया। तियान युआन जगत के लोगों की नजरों में रक्त चंद्रमा देवताओं के समान थे, लेकिन नीले यान स्वामी की नजरों में उनका कोई स्थान नहीं था। ये यून के अलावा बाकी सभी लोगों की बात करें तो जिद्दी वे चिवेई भी युवा स्वामी फैंग मिंग को श्रद्धा और ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। उनके लिए लॉर्ड फैंग मिंग का पद अकल्पनीय था। कई मायनों में इसने लोगों में हीन भावना भी पैदा कर दी थी। फैंग मिंग के प्रकट होने के बाद 3 और आकृतियां प्रकट हुई। उनमें से 2 पुरुष थे और एक महिला। जब वे प्रकट हुई तो उनका हर कदम खाली जगह पर पड़ा, लेकिन ऐसा होने पर दाव पैटर्न प्रकट होने लगे। जल और अग्नि, वायु और बिजली। सामने खड़े नर और मादा 2 नियमों का पालन कर रहे थे। आखिरी व्यक्ति की बात करें तो उसका शरीर सुगठित था। उसकी गठीली मांसपेशियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था और उसके हर कदम से आकाश में हल्की सी लहर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पानी पर चल रहा हो। इस व्यक्ति के शरीर के चारों ओर प्रकाश विकृत हो गया। यह विकृति प्रकाश के कारण नहीं थी, बल्कि इस व्यक्ति के चारों ओर की स्थानिक विमाओं के विकृत होने के कारण थी। स्थानिक आयाम नियम। लोग उसे तीव्र आकांक्षा भरी निगाहों से देख रहे थे। ये स्थानिक आयामों का वह नियम था जो तियान युआन जगत में लगभग लुप्त हो चुका था और मार्शल एलायंस में ऐसी प्राचीन विरासत संरक्षित थी, और केवल मार्शल एलायंस में ही इस प्रकार के स्थानिक आयाम नियमों की विरासत मौजूद थी। तुरंत ही स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल हुए कई लोगों ने खुद को सौभाग्यशाली महसूस किया। उन्होंने इस युग में जन्म लेने और स्वर्गीय रक्त संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिलने को अपना सौभाग्य समझा। इससे उन्हें इस प्राचीन विरासत को संजोने का अवसर मिला। यदि वे स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक सीख सके और स्थानिक आयाम नियमों की विरासत प्राप्त कर सके, तो स्थानिक आयाम नियम कितने भी गहन क्यों न हो, उनके पास इसे सीखने के लिए अभी भी बहुत समय और युवावस्था होगी। इस तरह वे भी पुनर्जन्म लेने वाले की तरह एक शख्सियत बन सकते हैं और तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली साधक बन सकते हैं। मार्शल एलायंस में शामिल होने वालों की महत्वाकांक्षाएं होना स्वाभाविक था और हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों की तो बात ही अलग थी। यहाँ तक कि वे चिवेई की निगाहें भी उस हटे कट्टे आदमी को देखकर तीव्र इच्छा से भर उठी। वही ईर्ष्यालु था। ऐसी जबरदस्त ताकत से कौन ईर्ष्या नहीं करेगा? क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? ये यून ने वे चिवेई की प्रतिक्रिया को देखकर अनायास ही पूछा। हाँ, वे चिवेई ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। लेकिन जो मेरा होना तय नहीं है वह मेरा नहीं है। वे चिवेई को भली भांति पता था कि स्वर्गीय दाव संघ के कई सदस्य इन प्राचीन धरोहरों को लेकर ईर्ष्या और लालसा से पागल हो गए थे और इसके लिए उन्हें कई बार भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये तो मानव स्वभाव ही था। ऐसे माहौल में ये सबसे अधिक संभावना थी कि अधिकांश लोग ऐसा ही विकल्प चुनेंगे।
हालांकि भारी कीमत चुकाने के बावजूद भी इन धरोहरों को प्राप्त करने की उम्मीदें बहुत कम थीं। मंच पर एक के बाद एक 4 लोग प्रकट हुए और वे सभी पुनर्जन्म लेने वाले थे। एक युद्धप्रिय दुनिया में बलवानों की पूजा की जाती थी। बड़े गुटों के उन अभिजात वर्ग के लिए अपने से कहीं अधिक शक्ति वाले लोगों का सामना करते समय सम्मान दिखाना ही एकमात्र उपाय था। 4 पुनर्जन्मकर्ताओं के बाद एक और व्यक्ति मंच पर आ गिरा। उस व्यक्ति ने मास्क पहन रखा था और उसके आसपास एक निर्मम आभा थी। वह यी यून के लिए जाना पहचाना व्यक्ति था। वह नकाबपोश व्यक्ति था जिसने शेंतु नानतियान के शरीर पर कब्जा कर लिया था। मार्शल एलायंस के इंस्पेक्टर के रूप में नकाबपोश व्यक्ति का पद 4 पुनर्जन्मकर्ताओं के बराबर था। वे पांचों एक पंक्ति में खड़े थे जिनमें एक दबंग आभा थी। प्रिय छोटे भाई बहनों, युवा मास्टर फैंग मिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वे सबके सामने चलते हुए कोमल और मधुर स्वर में बोले। उनके शब्द वसंत की कोमल हवा के झोंके जैसे लग रहे थे। मंच के नीचे मौजूद स्वर्गीय दाव संघ के सदस्यों की पहचान उससे बहुत अलग थी, फिर भी वह मिलनसार प्रतीत होता था। इसी वजह से उनमें से कई लोग युवा स्वामी फैंग मिंग को पसंद करने लगे। ये ब्लैकस्टोन मुकदमे आप में से कुछ लोगों के लिए सुनहरा अवसर साबित होंगे। अगले सहस्राब्दी में इस तरह के मुकदमे नहीं होंगे। इसे भले ही परीक्षा कहा जाए, लेकिन वास्तव में यह एक मिशन है। इसके लिए स्वर्गीय रक्त संघ आपको भरपूर पुरस्कार देगा और पुरस्कारों में से एक स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक भी है। जो भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देगा वह इसे प्राप्त कर सकता है। ओह, ये सुनकर हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य तुरंत ही आंखें फाड़कर देखने लगे। स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक, इस साधना तकनीक की शक्ति निस्संदेह बहुत अधिक थी। मंच पर उपस्थित सभी अभिजात वर्ग पुनर्जन्म लेने वालों के प्रति विस्मय से भरे हुए थे, लेकिन उनमें से सभी आश्वस्त नहीं थे। कुछ लोगों का मानना था कि यदि वे स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक जैसी साधना तकनीक प्राप्त कर ले तो वे भी उस स्तर तक पहुंच सकेंगे या उन पुनर्जन्म लेने वालों से भी बेहतर हो सकेंगे। इसमें वे साधारण सदस्य भी शामिल थे जिन्होंने हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल नहीं हुए थे। उनकी आंखें चमक उठी थीं। वे हेवनली दाव पुनर्जन्म ग्रैंड टेक्निक के लिए तरस रहे थे, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता का त्याग नहीं करना चाहते थे। इसका एक बड़ा कारण ये था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने पर भी उन्हें वह मिल जाएगा जो वे चाहते थे। और अब अवसर आ गया था। अन्य अभिजात वर्ग की तुलना में ये यून स्वाभाविक रूप से अविचलित था। उसे चिंता इस बात की थी कि जैसा कि फैंग मिंग ने कहा था, ये परीक्षण एक मिशन था। ये किस प्रकार का मिशन होगा? ये यून के प्रश्न का उत्तर देते हुए फैंग मिंग ने फिर कहा, आज यहाँ खड़े होकर मैं एक अग्रिम पंक्ति का चयन करूंगा। आप जो करेंगे वह तियान युआन जगत के भाग्य से भी संबंधित हो सकता है। जब फैंग मिंग ने ये कहा तो भीड़ स्तब्ध रह गई। क्या तियान युआन जगत का भविष्य दांव पर लगा था? ये तो मजाक ही होगा। युवा पीढ़ी के सदस्य होने के नाते वे इस जिम्मेदारी को कैसे निभा सकते हैं? कई लोग अविश्वास में थे, लेकिन फैंग मिंग बोलते रहे, मुझे पता है कि आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं, लेकिन जब ब्लैकस्टोन ट्रायल शुरू होंगे तो आपके मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। इसके अलावा ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के लिए चुन की चिंताएं गंभीर हैं। इसमें केवल हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों को ही भाग लेने की अनुमति है। हेवनली दाव यूनियन के आम सदस्यों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। जो लोग भाग लेना चाहते हैं वे केवल हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होकर ही ऐसा कर सकते हैं। जब फैंग मिंग ने यह कहा तो भीड़ स्तब्ध रह गई, विशेषकर स्वर्गीय दाव संघ के साधारण सदस्य। वे सभी अचंभित रह गए। ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के बारे में इतनी बातें करने और उनकी उत्सुकता बढ़ाने के बाद आप कहते हैं कि इसमें केवल हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य ही भाग ले सकते थे। कई साधारण हेवनली दाव यूनियन सदस्यों को यह अस्वीकार्य लगा। जब ये लोग पहली बार हेवनली दाव यूनियन में शामिल हुए थे तब उनके साथ जो व्यवहार किया गया था वह हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों से बहुत अलग नहीं था, और अब यह अंतर हद से ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा आम सदस्यों और हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों के बीच तनाव और भी बढ़ गया था। लगातार झगड़े होते रहते थे। वे इससे तंग आ चुके थे। वे ब्लैकस्टोन ट्रायल्स में मिलने वाले स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक जैसे सर्वोच्च पुरस्कार की कामना नहीं कर रहे थे। वे साधारण पुरस्कारों से ही संतुष्ट हो जाते, लेकिन अब तो उन्हें मौका भी नहीं दिया गया। उन्हें शामिल होने से रोक दिया गया। हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्यों और आम सदस्यों के बीच इस तरह के स्पष्ट अंतर को देखते हुए हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य स्वाभाविक रूप से खुद को श्रेष्ठ महसूस करते थे। उन्हें लगने लगा कि स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने का उनका निर्णय बुद्धिमानी भरा था। साधारण स्वर्गीय दाव संघ के सदस्यों को दुविधा में देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस समय फैंग मिंग ने फिर कहा, मैंने पहले भी बताया था कि यह मिशन बेहद महत्वपूर्ण है। आत्मा अनुबंध के बिना हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हर कोई वफादार रहेगा। अगर कोई भी व्यक्तिगत लालच के कारण विश्वासघात करता है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। रहस्यमय लोगों में हत्या और लूटपाट करना आम बात थी। इसे रोकने के लिए मार्शल एलायंस ने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया, और लोगों ने इसे उचित भी माना। अतः जो सदस्य हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने से इनकार करते हैं वे सुरक्षा बल का गठन कर सकते हैं। आपको ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के बाहरी इलाके में तैनात किया जाएगा। उन स्थानों पर पहरेदारों की आवश्यकता है। जब फैंग मिंग ने यह कहा तो स्वर्गीय दाव संघ के आम सदस्य बेहद परेशान हो गए। दूसरे लोग इनाम के लिए साहसिक यात्राएं कर सकते थे, लेकिन वे गार्ड बन गए। किस आधार पर? युवा स्वामी फैंग मिंग, मैं स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होना चाहती हूँ। इस समय स्वर्गीय दाव संघ की एक साधारण सदस्य ने काफी सोच विचार के बाद दांत पीस लिए। वह 20 वर्ष की एक युवती थी। वह दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव काफी दृढ़ था। पहले के साथ दूसरा भी होगा। मैं भी शामिल हो जाऊंगा, एक अन्य व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा। यह दृश्य देखकर बाकी लोग भी शामिल होने के लिए प्रेरित हो गए।
शायद उन्हें शुरू से ही इतना रियल नहीं होना चाहिए था। अध्याय 616 त्याग। मनुष्य आसानी से प्रभावित हो जाते थे, जिसके कारण झुंड मानसिकता विकसित हुई। कुछ लोगों के स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल होने के बाद और भी अधिक लोग वही विकल्प चुनने लगे। यहाँ तक कि उनके बगल में बैठे हुए चिवेई भी दुविधा में थे, क्योंकि वे अपना फैसला लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अंततः उसने अपना सिर हिलाया। उसने आह भरी और कहा, शायद अब समय आ गया है कि मैं स्वर्गीय दावसंघ छोड़ दूं। ओह, ये यून थोड़ा हैरान रह गई। क्यों? क्या आप उन सभी अवसरों से आकर्षित नहीं हैं? मैं हूँ। वे चिवेई ने स्वर्गीय दावसंघ के खजाने की ओर लालसा भरी निगाहों से देखा, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। जो मेरा नहीं है वह कभी मेरा नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करके स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल भी हो जाऊं, तो क्या मुझे सचमुच स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म महान तकनीक प्राप्त होगी? वे चिवेई असमंजस में दिख रहा था। उसने उत्साहित और जोश से भरी भीड़ को देखा तो उसे ये सब कुछ अवास्तविक सा लगा। लोगों के सामने जब बड़े बड़े प्रलोभन रखे जाते हैं तो उनमें से कई लोग अंधे हो जाते हैं। वे चिवेई को मार्शल एलायंस में कोई समस्या नहीं दिखती थी, लेकिन फिर भी उनके मन में यह बात बनी रहती थी कि उन्हें हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल नहीं होना चाहिए। यह महज उसकी एक अंतर्ज्ञान थी। ब्लैकस्टोन ट्रायल्स के लिए हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक प्राचीन रहस्यमयी तकनीक प्राप्त होगी। यह तकनीक कम समय में आपकी शक्ति को बढ़ा सकती है, जिससे मिशन को पूरा करना सुनिश्चित हो सके। यह रहस्यमयी तकनीक मार्शल एलायंस की सबसे मूल्यवान रहस्यमयी तकनीकों में से एक है। आपको केवल पहला भाग ही मिलेगा, लेकिन वह भी अनमोल है। यद्यपि इस रहस्यमयी तकनीक के प्रभाव स्पष्ट हैं, फिर भी इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। अभ्यास करते समय आपको इसका अनुभव अवश्य होगा। इसे ही आपका पुरस्कार माना जाएगा। युवा स्वामी फैंग मिंग के बगल में खड़े नकाबपोश व्यक्ति ने कहा। उनके बयानों से काफी हलचल मच गई। वे स्वाभाविक रूप से एक प्राचीन रहस्यमय तकनीक सीखना चाहते थे, और वह भी एक अत्यंत मूल्यवान तकनीक। अच्छा है कि हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य आंखें फाड़कर देखते रह गए। उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था वह कुछ ज्यादा ही अच्छा था। आमतौर पर किसी प्राचीन विरासत को पाने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में ब्लड ज़ेड की जरूरत पड़ती थी। इस बार मिशन क्या है? इतने बड़े इनाम का वादा करने का मतलब है कि कुछ खतरा जरूर है। कुछ लोग इस बात से चिंतित थे, लेकिन किसी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, लाभ जोखिम के अनुपात में होता है। इस दुनिया में बिना किसी जोखिम के भारी लाभ कैसे हो सकता है? कई रहस्यमयी लोग हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। यह संभव है कि रहस्यमयी लोक में प्रवेश करने वाले बहुत से लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर भी कई योद्धा उस अवसर का लाभ उठाने के लिए बेताब होकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। हम तो बस ब्लैकस्टोन ट्रायल्स में भाग ले रहे हैं। अगर तुम इतने कायर हो तो मार्शल आर्ट का अभ्यास न करना ही बेहतर है, उस व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, जिसका पहले बोलने वाले व्यक्ति ने खंडन नहीं किया। उन रहस्यमय लोगों की तुलना में ब्लैकस्टोन ट्रायल्स वास्तव में अधिक सुरक्षित था। यदि इतने सारे कुलीन योद्धा, जिनमें से लगभग सभी तियान युआन जगत के बड़े गुटों से आए थे, एक ही परीक्षा में मारे गए, तो मार्शल एलायंस पूरे तियान युआन जगत को कैसे जवाबदेह ठहराएगा? यह मार्शल एलायंस के लिए लाभकारी प्रतीत नहीं होता था। इसी विचार के साथ अधिक से अधिक लोग हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने शामिल न होने का विकल्प चुना। ये यून ने चारों ओर देखा और वहां उसके सहित 7 लोग थे। इन लोगों को या तो स्वतंत्र और बंधन मुक्त जीवन पसंद था, या फिर उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प बना लिया था। अगर ऐसा नहीं था तो उन्हें मार्शल अलायंस के इरादों पर संदेह था। इसी कारण उन सभी ने यह विकल्प चुना। क्या आप शामिल नहीं हो रहे हैं? युवा स्वामी फैंग मिंग ने इन लोगों को देखा और एक हल्की सी आह भरी, मानो उन्हें उन पर दया आ रही हो। क्षमा कीजिए, मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ, और मैं स्वर्गीय दाव संघ छोड़ना चाहता हूँ। इसी क्षण वेई चिवेई ने बोलना शुरू किया। उसके शरीर पर अभी भी भयानक घाव दिखाई दे रहे थे, और उन शब्दों के साथ मिलकर उसकी दयनीय स्थिति और भी स्पष्ट हो गई। बीते महीनों में स्वर्गीय दाव संघ के आम सदस्यों ने पाया कि स्वर्गीय रक्त संघ की तुलना में उनके साथ होने वाला व्यवहार दिन ब दिन और अधिक असमान होता जा रहा था। स्वर्गीय रक्त संघ द्वारा उनका बहिष्कार भी लगातार बढ़ता जा रहा था, और मार्शल एलायंस के उच्च अधिकारियों ने इस ओर आंखें मूंद लीं, जिससे इस तरह के संघर्ष को बढ़ने की अनुमति मिल गई। यद्यपि इन लोगों के पास अभी भी स्वर्गीय दाव संघ में बहुमूल्य संसाधन प्राप्त करने का अवसर था, लेकिन वे इसे और अधिक सहन नहीं करना चाहते थे। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ। शेष बचे कुछ लोगों ने अपने इरादों की घोषणा करना शुरू कर दिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि हेवनली दाव यूनियन को छोड़ना ही एकमात्र दूसरा विकल्प था। या तो आप हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल हो जाते, या फिर आप इसे छोड़ देते। तीसरा कोई विकल्प नहीं था। छोड़ना। ये यून चुप हो गया। उसने गौर किया कि जब ये लोग जाना चाहते थे तो अचानक मन से एक अजीब सी ठंडक सी महसूस हुई। कुछ सोचते हुए यून ने अपना सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, मैं भी छोड़ रहा हूँ। उन 7 ने ही स्वर्गीय दाव संघ छोड़ दिया। प्लेटफॉर्म पर खड़ा नकाबपोश व्यक्ति चुपचाप अपनी आंखों के सामने घटित हो रही इस घटना को देखता रहा। क्या तुमने फैसला कर लिया है? फैंग मिंग ने पूछा। उसकी निराशा और भी स्पष्ट हो गई थी। ये यून समेत किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कितनी अफसोस की बात है। फैंग मिंग ने सिर हिलाया। मैं मानता हूं कि इन ब्लैकस्टोन ट्रायल्स में थोड़ा खतरा तो है ही। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आप इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे। हर किसी की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, इसलिए मैं आपको रोकूंगा नहीं। हालांकि मानव जाति एक विपत्ति के कगार पर है, इसलिए हमारे मार्शल एलायंस ने इस विपत्ति से निपटने की तैयारी के लिए स्वर्गीय दाव संघ की स्थापना की है।
मेरे कनिष्ठ भाइयों और बहनों, आपने पहले जब हमारे मार्शल अलायंस में शामिल हुए थे तब इसके संसाधनों का उपयोग करके और इसकी विरासत को संजोकर रखा था। इसे हमसे प्राप्त लाभों के समान माना जा सकता है। सेनाओं का रखरखाव वर्षों तक किया जाता है, लेकिन उनका उपयोग केवल एक दिन में हो जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस समय इसे छोड़ देंगे। फेंग मिंग ने धीमी और शांत भाव से ये शब्द कहे। तुरंत ही हेवनली ब्लड यूनियन के सदस्य उन 7 लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से कई लोग आपस में निजी बातचीत कर रहे थे। वे लोग तो बड़े ही कृतघ्न हैं, किसी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। कृतघ्न और कृतघ्न लोग जिन्होंने मानव जाति के महत्वाकांक्षी सदस्यों के लिए तैयार किए गए संसाधनों का आनंद लिया, लेकिन अंततः काया बन गए और योगदान देने से इनकार कर दिया। मुझे उनसे जुड़े होने पर शर्म आती है। लोग इस तरह की बातें कहने लगे। भीड़ में गोंगसुन होंग ने यी यून का उपहास उड़ाया। उसने बिना किसी झिझक के अपना हाथ आगे बढ़ाया और यी यून को अंगूठा नीचे करके इशारा किया। ये घोर उकसावे और अपमान का भाव था। गोंगसुन होंग ने ये सबके सामने किया क्योंकि यी यून ने उसे बुरी तरह हराया था। एक ही तलवार के वार से हारकर उसने अपना अपमान किया था। वह जानता था कि वह यी यून का मुकाबला नहीं कर सकता और निकट भविष्य में बदला लेने का उसके पास कोई मौका नहीं था। इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाकर अपना गुस्सा निकाला। जियांग यीदाओ, अगर तुम में थोड़ी बहुत मार्शल कला की प्रतिभा है तो क्या हुआ? तुम डरपोक और अदूरदर्शी हो। तुमने मुझे पहले भले ही हराया हो, लेकिन मेरे मार्शल पथ पर तुम बस एक छोटी सी बाधा हो। 1 साल से भी कम समय में तुम मेरे पीछे छूट जाओगे। मैं तुम्हें कुचलकर अपने मार्शल पथ पर आगे बढ़ता रहूंगा। मेरे लिए तुम बस एक सीढ़ी हो जिस पर मैं अंततः कदम रखूंगा। तुम्हारा अस्तित्व केवल मेरी उन्नति के लिए है। गोंगसुन होंग के चेहरे पर व्यंग्य का भाव था और उसने अपनी आवाज में कोई छिपाव नहीं रखा। वह यी यून को पछाड़कर अपनी शर्म मिटाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त कर रहा था। अगर यी यून ने स्वर्गीय रक्त संघ में प्रवेश किया होता तो लोग सोचते कि गोंगसुन होंग केवल मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। लेकिन अब यी यून ने नौकरी छोड़ दी थी। अब लोगों को लगने लगा कि गोंगसुन होंग की बात सही थी। जियांग यीदाओ जैसा काय व्यक्ति मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं था। गोंगसुन होंग की उकसाहटों पर यी यून ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मंच पर मौजूद मार्शल एलायंस के उच्च अधिकारियों की ओर देखा। उसका दाहिना हाथ पहले से ही उसकी प्राचीन धूल की तलवार पर था। अध्याय 617, हत्या का इरादा। यी यून समेत 7 लोग मार्शल एलायंस के सदस्यों की तिरस्कार भरी निगाहों या दया भरी नजरों के बीच मंच से चले गए। कायरों का झुंड। वे लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के योग्य नहीं हैं। वे थोड़े से खतरे वाले एक रहस्यमय क्षेत्र के कारण ही भाग रहे हैं। हालांकि वे अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन बिना लड़े भागने से संभवतः मानसिक परेशानियां पैदा होंगी। 7 लोगों के जाने के बाद लोग आपस में बातचीत करने लगे। प्लेटफॉर्म पर मौजूद शेष लोगों को पुनर्जन्म लेने वाले लोग चुनते रहे। उन्हें मिशन के लिए जुटाया जा रहा था। मिशन से पहले उन्हें मिलने वाले संसाधनों और विरासत के बारे में सोचकर वे बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे। यी यून अपने निवास पर लौटा और अपना सामान पैक करने लगा। दरअसल पैक करने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। उसका सारा सामान उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी में था और उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्ड गॉड एडवेंट टॉवर में सीलबंद थे। इसी समय उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। वेई चीवे उन 5 अन्य युवकों को, जो मार्शल एलायंस छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, दरवाजे तक ले आई थी। उन 6 लोगों ने यी यून की ओर देखा। उन सब में सबसे बलवान होने के नाते यी यून उनका अघोषित नेता था। यी यून ने उन 6 लोगों पर एक नजर डाली। ठीक आगे एक गंजा युवक था। उसका शरीर गठीला था और उसकी साधना का स्तर दावसीब क्षेत्र के शिखर पर था। उसके पीछे 2 लड़कियां थीं जो एक जैसी दिखती थीं। दोनों दुबली पतली, छोटी और प्यारी थीं। वे 16 या 17 वर्ष की लग रही थीं। वे जुड़वा बहनें थीं। कई जुड़वा बच्चों में मार्शल आर्ट की समान प्रतिभा थी। जिस वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ वह समान था, इसलिए उनकी ताकतें हमेशा बहुत समान थीं। आखिरी 2 लोग लंबे और पतले थे। वे कम बोलने वाले लोग थे। वरिष्ठ भाई जियांग, आप क्या करने वाले हैं? वेई चीवेई ने पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? हमें पहले ग्रेटिसवर्ड माउंटेन छोड़ देना चाहिए, यी यून ने बेपरवाही से कहा। बड़े भाई जियांग, मेरा कुल पास में ही है। आप अपने अगले कदम का फैसला करने से पहले कुछ दिनों के लिए मेरे कुल में आराम क्यों नहीं कर लेते? एक सुंदर आवाज सुनाई दी। ये जुड़वा भाइयों में से एक की आवाज थी। यी यून ने अपना सिर घुमाया और देखा कि अभी अभी बोलने वाली लड़की थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी। उसने शर्माते हुए चेहरे से कहा, मैं चू परिवार से हूँ। मेरा नाम चुकिंग एर है और यह मेरी जुड़वा बहन चुके एर है। चू परिवार तियान युआन जगत के मध्य क्षेत्रों में स्थित एक नवगठित परिवार था। यद्यपि इसका इतिहास औसत दर्जे का था, फिर भी हाल के घटनाक्रम आश्चर्यजनक थे। यी यून ने हंसते हुए कहा, किसी और बात पर चर्चा करने से पहले हमें आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ओह, यी यून के शब्दों ने उसके आसपास के लोगों को स्तब्ध कर दिया। उन शब्दों का क्या अर्थ था? वरिष्ठ भाई जियांग, क्या आप कह रहे हैं कि मार्शल एलायंस हमें जाने नहीं देगा? उनमें से कुछ ने अविश्वास भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। वे पहले ही मार्शल एलायंस छोड़ने का निश्चय कर चुके थे। मार्शल एलायंस उन्हें जबरदस्ती क्यों रोके रखेगा? वे उन्हें कैद तो नहीं कर सकते थे या मार भी तो नहीं सकते थे, है ना? यी यून ने कोई जवाब नहीं दिया। यह एक मौन स्वीकृति थी। वरिष्ठ भाई जियांग, क्या आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं? मार्शल एलायंस ने इतने वर्षों से विश्व विजय प्राप्त करने के लिए सद्गुणों पर जोर दिया है। वे अपने मामलों में न्यायसंगत रहे हैं और उन्होंने संसाधनों का वितरण भी उचित किया है। उन्होंने अपने द्वारा आयोजित रहस्यमय अभियानों में भी काफी लाभ त्याग दिए हैं। वे हम पर हमला क्यों करेंगे? अगर यह खबर सार्वजनिक हो गई तो क्या इससे मार्शल एलायंस की छवि धूमिल नहीं हो जाएगी? इससे उनकी नेक छवि पर असर पड़ेगा और इसके अलावा हमें रोके रखना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। गंजे युवक ने अविश्वास से अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा।
चूकिंग एर और चूके एर ने भी नम आंखों से ये उनकी ओर उत्सुकता से देखा। मैं बस अनुमान लगा रहा हूं। अगर मेरा अनुमान गलत निकला तो यही सबसे अच्छा होगा। ये यून ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जब वेई चिवेई ने कहा कि वह स्वर्गीय दाओसंग से अलग हो जाएगा तो उसने स्पष्ट रूप से हत्या की भावना की एक लहर महसूस की थी, और हत्या करने का वह इरादा नकाबपोश व्यक्ति की ओर से आया था। नकाबपोश व्यक्ति के व्यक्तित्व में छिपी हुई निर्मम और सूक्ष्म हत्या की मंशा को पहचानना बेहद मुश्किल था। स्पष्टतः नकाबपोश व्यक्ति उन्हें जाने नहीं देगा, कम से कम ये उनको तो बिल्कुल नहीं। शायद मार्शल एलायंस पहले से ही उस चरण में था जहां वह अपना मुखौटा उतारकर अपनी योजनाओं को लागू करना शुरू कर देगा। वरिष्ठ भाई जियांग, हालांकि मार्शल एलायंस हमेशा से हम पर दबाव डालता रहा है, फिर भी उन्होंने हमें साधना के लिए काफी संसाधन दिए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे उन थोड़े से संसाधनों को भी खोने से दुखी हो और इसके लिए हम पर हमला करने जा रहे हो? वेई चिवेई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह हमेशा ये उनकी बातों पर विश्वास करता था, लेकिन चाहे वह कितना भी सोच विचार कर ले, उसे मार्शल एलायंस द्वारा उन पर हमला करने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो पता नहीं, ये यून ने बस एक उदासीन मुस्कान दी। हो सकता है कि वे सिर्फ मुझे ही रोकना चाहते हो, या हो सकता है कि आप सब भी। अगर आप मेरा साथ नहीं देते हैं तो जो ज्यादा ताकतवर हैं वे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, इसलिए अपने जोखिम का आकलन खुद कर लें। हालांकि अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। इतना कहकर उसने अपना सामान उठाया और पहाड़ से नीचे उतर गया। बाकी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। इतना बड़ा चढ़ाकर तो नहीं कहा जा सकता। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई जियांग, हमारा इंतजार कीजिए। जुड़वा बच्चियों ने स्वाभाविक रूप से ये यून का अनुसरण किया। उन्होंने ये यून द्वारा दिए गए विकल्पों पर विचार तक नहीं किया। बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चले गए। उन सभी को लगा कि ये यून के विचार बहुत निराशावादी और अंधकार में थे। आखिर मार्शल एलायंस ने उन पर हमला करने के पीछे क्या मकसद रखा होगा? उनमें से कुछ ने अपनी गति तकनीकों का उपयोग किया और तेजी से ग्रेटेस्ट वर्ड माउंटेन के तूफान को पार करते हुए बिना किसी नुकसान के पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गए। इसी क्षण गंजे युवक ने एक आध्यात्मिक नाव निकाली। चलो नाव का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी शक्ति बच जाएगी। ठीक है, वे सातों युवक थे और मार्शल एलायंस से बाहर निकाले जाने के कारण उन्हें लगा कि वे एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकते हैं। इसी वजह से वे एक तरह से और भी करीब आ गए। आत्मा की नाव अत्यंत तीव्र गति से उड़ रही थी। दसियों हजार किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। इतनी दूरी पर पहुंचते पहुंचते विशाल तलवार पर्वत क्षितिज में ओझल हो गया और अब दिखाई नहीं दे रहा था। सभी को तसल्ली हो गई। आखिरकार मार्शल एलायंस उन्हें रोक नहीं पाया। सीनियर ब्रदर जियांग बस जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। लगता है हम सुरक्षित हैं। चूकिंग एर ने राहत की सांस ली। उसने अपने अविकसित स्तनों को थपथपाया और उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। मुझे लगता है हम सातों इस बात पर सहमत होंगे कि हमने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। क्यों न हम भाई बहन बनने की कसम खाएं। यह विचार आते ही वेई चिवेई की आंखें चमक उठी। बाकी लोगों ने ये सुना और उन्हें यह अच्छा विचार लगा। वे सभी प्रतिभाशाली लोग थे, इसलिए भले ही वे मार्शल अलायंस छोड़ दें, उनका भविष्य उज्जवल था। गठबंधन में शामिल होने से उन सभी को लाभ होगा। वे छहों लोग ये यून की ओर देखने लगे। अगर वे सचमुच शपथ लेकर भाई बहन बनने वाले थे तो ये यून स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता। अगर वह इसके लिए सहमत नहीं होता तो ये सब व्यर्थ होता। ये यून भावहीन था, मानो उसने वेई चिवेई का सुझाव सुना ही न हो। उसने आत्मा नौक की खिड़की से बाहर देखा और सफेद बादलों के टुकड़े खिड़की के सामने से गुजर रहे थे। इसी क्षण ये यून बोली, ऐसा लगता है कि हमारी नाव काफी देर से एक ही जगह पर भटक रही है। ये यून की बातों से सब लोग दंग रह गए। क्या उनकी नाव लगातार सीधी दिशा में चल रही थी? गति भी बेहद तेज थी और वे मार्शल एलायंस की सीमाओं से बहुत पहले ही बाहर निकल चुके थे। फिर भी ये यून ने कहा कि वे एक ही स्थान पर भटक रहे थे। क्या बात है? गंजे युवक ने तुरंत स्पिरिट बोट के कोर एरे की जांच की, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं थी। जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पिरिट बोट ठीक है, बस हम एक बड़े क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये यून ने अपने प्राचीन डस्ट सेबर के हिल्ट पर हल्के से दबाव डालते हुए कहा। क्या आपने किसी एरे में प्रवेश किया है? क्या ऐसा हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सबके चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि वे एक गुप्त घेरे में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही गंजा युवक कुछ बोलने ही वाला था, उन्हें ऊपर से एक बेहद ठंडी आभा महसूस हुई जिसने पूरी नाव को घेर लिया। गंजे युवक का शरीर ठंड से कांप उठा और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अब जाकर उसे ये उनकी कही बात का सही अर्थ समझ आया और दुश्मन उनके सामने आ चुका था। अध्याय 618 कृपाण अनुनाद। स्पिरिट बोट पर सवार सातों लोगों ने अचानक तीव्र हत्या के इरादे को महसूस किया। ये ठंडा, दुष्ट और शक्तिशाली था। इसने उन्हें कपकपी महसूस करवाई। उन्हें हमलावर के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसकी भयावह आभा और इतनी बड़ी घेराबंदी करने की क्षमता, जिसके बारे में उन्हें जरा भी जानकारी नहीं थी, से यह संकेत मिलता था कि उस व्यक्ति की ताकत उनसे बिल्कुल अलग स्तर की थी। गंजे युवक और वेई चिवेई दोनों बेहद तनावग्रस्त थे और उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। जहां तक चूकिंग एर और चूके एर की बात है, उनके छोटे चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए थे। कौन है? क्या वो स्वर्गीय दाओसंग के उच्च अधिकारी हैं? गंजे युवक की आवाज कांप रही थी। इतनी तीव्र घातक प्रवृत्ति वाली आभा को रोकना शायद इतना आसान नहीं था। अगर वे सचमुच स्वर्गीय दाओसंग के उच्च अधिकारी थे तो वे उनका विरोध कैसे कर सकते थे? क्या वे उनके हाथों मारे नहीं जाते? वरिष्ठ भाई जियांग, चूकिंग एर ने ये यून की तरफ देखा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो उसने कहा था वो सच हो जाएगा। पहले तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया था,
लेकिन अब जब दुश्मन ने उन्हें एक विशाल घेराबंदी में घेर लिया था और जानलेवा इरादे से भरा हुआ था, तब उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। और उनमें से कुछ लोगों को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ये यून को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, फिर भी उसने स्वर्गीय रक्त संघ में शामिल न होने का फैसला किया। इसके बजाय वह शांतिपूर्वक उनके साथ ग्रेटेस्वर्ड माउंटेन से चला गया। अब तक उनमें घबराहट का कोई संकेत नहीं मिला था। ये यून अब अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए था और उसकी चेतना चारों दिशाओं में फैली हुई थी। हालांकि वह सतर्क था, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं था। तुम्हें पहले से ही पता था कि वे हम पर हमला करेंगे, फिर भी तुम यूं ही चले गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्गीय दाव संघ के उच्च अधिकारियों से लड़ सकते हो, है ना? गंजे युवक ने अविश्वास से ये यून से पूछा। ये यून वाकई शक्तिशाली था, लेकिन स्वर्गीय दाव संघ के उच्च अधिकारियों के सामने मृत्यु के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वे बिल्कुल अलग स्तर पर थे। ये यून ने गंजे युवक की ओर एक नजर डाली और हल्के से कहा, बेशक मैं स्वर्गीय दाव संघ के उच्च अधिकारियों से निपट नहीं सकता, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि हम जैसे कुछ कनिष्ठों के खिलाफ स्वर्गीय दाव संघ के उच्च अधिकारी इकट्ठा होंगे? इकट्ठा करना? गंजे युवक ने घूंट भर लार ली। क्या इकट्ठा करने की कोई जरूरत थी? एक ही काफी होता। इस पल पेंग एक जोरदार धमाके के साथ सभी ने एक शक्तिशाली चीरने वाली ताकत महसूस की, जिसके बाद एक भीषण विस्फोट हुआ। बहुमूल्य स्पिरिट बोट हवा में ही टुकड़ों में बिखर गई। ऊर्जा और युवांशी अनियंत्रित रूप से चारों ओर उमड़ रही थी। इतने भयानक विस्फोट से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। उनकी नाव एक भीषण बल के कारण चकनाचूर हो गई थी। आह! चुकिन र चिल्लाया। वह उन 7 लोगों में सबसे कमजोर थी। वह केवल युआन फाउंडेशन क्षेत्र के शिखर पर थी, इसलिए वह ऐसे विस्फोट को सहन करने में असमर्थ थी। दूसरों से लड़ना तो दूर की बात थी। जैसे ही उसे लगा कि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा है, युआनची से बना एक प्रकाश का पर्दा नीचे आया और उसे घेर लिया। पेंग पेंग पेंग! हिंसक बलों द्वारा युआन की हुई प्रकाश के पर्दे पर बमबारी करने और उसके चकनाचूर होने से पहले विस्फोटक ध्वनियों की एक श्रृंखला गूंज उठी। चुकिन एर का चेहरा पीला पड़ गया। वह बाल बाल बच निकली थी। वह अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने पीले पड़े चेहरे से यी यून की ओर देखा। धन्यवाद, धन्यवाद सीनियर ब्रदर जियांग। इस समय चुकिन एर घबराई हुई थी। घटनाक्रम अचानक बदल गया था। वह एक बड़े परिवार में पली बड़ी थी, और हालांकि वह किसी लाड़ प्यार में पली बड़ी नहीं थी, उसने जीवन मरण के कई संघर्ष नहीं देखे थे। इसलिए उसके लिए इस तरह के दृश्य को सहन करना असंभव था। ऐसी परिस्थितियों में 16 साल की लड़की का इतना भयभीत न होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं थी। अपना ख्याल रखना। कुछ समय तक मैं आप सभी की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। ये यून इन लोगों को शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वह उन्हें साथ नहीं लाता तो मार्शल एलायंस द्वारा निशाना बनाए जाने पर उनकी दुखद मौत ही होती। हेवनली ब्लड यूनियन में शामिल न होना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था, लेकिन उन्हें इस निर्णय की कीमत चुकानी पड़ी। अगर किसी चीज को दोष देना था तो वही यही था कि उन्होंने सबसे पहले हेवनली दाव यूनियन में शामिल होने का फैसला किया। इसी क्षण उनके सामने अंतरिक्ष एक अजीब तरीके से मुड़ने लगा, जिससे एक काला स्थानिक द्वार बन गया। 4 श्वेत आकृतियां उस स्थानिक द्वार से बाहर निकली। सफेद वस्त्र धारण किए ये चारों व्यक्ति हवादार चोगे पहने हुए थे। वे दुबले पतले थे और उनका चेहरा विकृत और पीला था। वे भयंकर भूतों जैसे दिख रहे थे। स्थानिक आयाम नियम, व्हाइट गार्ड्स! गंजे युवक और वेई चिवेई ने एक ही समय पर चिल्लाया। मार्शल एलायंस में दंडों को लागू करने की जिम्मेदारी व्हाइट गार्ड्स की थी। वे निर्मम और बेरहम थे, लेकिन उनमें अविश्वसनीय शक्ति थी। हालांकि आमतौर पर दिखाई देने वाले व्हाइट गार्ड्स देखने में बिल्कुल सामान्य लगते थे। वे इन लोगों की विचित्रता से बिल्कुल अलग थे। ये चारों लोग किसी भी तरह से जीवित नहीं लग रहे थे। उनके शरीरों से मृत्यु की ऐसी आभा निकल रही थी जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हम मुसीबत में हैं। ये श्वेत रक्षक हैं जिन्हें स्थानिक आयामों के नियमों का ज्ञान है। साथ ही ये उन श्वेत रक्षकों से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होते हैं जिनसे हमारा आमतौर पर सामना होता है। स्थानिक आयामों के नियम बेहद रहस्यमय हैं। ये शून्य में सुरंग बना सकते हैं और आसानी से स्थानिक द्वार खोल सकते हैं। हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गंजे युवक को निराशा महसूस हुई। श्वेत रक्षक तो वैसे भी खौफनाक थे, ऊपर से उनके सामने खड़े ये रक्षक स्थानिक आयामों के नियम जानते थे। भला वे क्या कर सकते थे? स्थानिक आयाम के नियम उतने भयावह नहीं हैं। ये यून ने हल्के से अपना सिर हिलाया। स्थानिक कालिक आयाम के नियम शक्तिशाली थे, लेकिन 3000 महान दाव में वे द्वितीय स्तर के नियम थे। ये न्यान के नियम भी दूसरे स्तर पर थे, इसलिए उनमें ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन तियान युआन जगत में स्थानिक आयाम के नियम भयावह थे। इसका कारण ये था कि तियान युआन जगत में लगभग सभी स्थानिक नियम विरासत से नाता टूट चुका था। इस वजह से तियान युआन जगत के योद्धा न तो इसे पूरी तरह समझ पाते थे और न ही इससे निपटने का तरीका जानते थे। इसके परिणामस्वरूप जब उन्होंने एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई की जो स्थानिक आयाम नियमों में अच्छी तरह से पारंगत था, तो उन्हें नियंत्रित किया गया। चारों श्वेत रक्षकों ने 7 लोगों को निर्भीक दृष्टि से देखा। उनकी गहरी हरी आंखों में आग की तरह चमकती हुई एक किरण दिखाई दी। ईश्वरीय गुरु के विरुद्ध निंदा करने के लिए मर जाओ, एक श्वेत रक्षक ने कहा। उसकी आवाज बेहद कर्कश और ठंडी थी। वह किसी इंसान की आवाज जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। चुकिन एर और चुके एर ने अपने हाथों को आपस में लपेट लिया। उनके बाल पसीने से तर थे। वे चिवेई ने एक भाला पकड़ा हुआ था और भाले की नोक कांपने लगी। कौन से दिव्य गुरु? ये कैसी ईश निंदा? ये सब क्या था? क्या आप सचमुच मार्शल एलायंस से हैं? उनके अजीबोगरीब शब्दों और आवाजों ने वेई चिवेई को संदेह में डाल दिया कि क्या वे वास्तव में मार्शल एलायंस से थे। अपनी बात व्यर्थ मत करो। वे जीवित मनुष्य नहीं हैं, बल्कि लाशों के प्रेत हैं। ये यून ने अपनी प्राचीन धूल की तलवार चलाई और तलवार से एक ठंडी चमक निकली।
ब्लड मून के साथ अपने संपर्क के दौरान उसने ये पता लगाना शुरू किया कि ब्लड मून की युद्धक सेना का एक हिस्सा जीवित मनुष्य नहीं थे। वे यीन प्रेत, शव प्रेत और आत्माओं या शरीरों से परिष्कृत अन्य आध्यात्मिक शरीर थे। इन आध्यात्मिक निकायों का सबसे बड़ा लाभ यह था कि वे गहरी निष्क्रियता में जा सकते थे। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जगाया जा सकता था। इसके कई फायदे थे। पहला, वे शक्ति संचित कर सकते थे और क्षण भर में विस्फोट कर सकते थे। दूसरा, संगठन अधिक गुप्त रहता था। यही कारण था कि रक्त चंद्रमा की विरासत लाखों वर्षों तक बिना किसी को पता चले कायम रह सकी। यह एक ऐसा संगठन था जिसका गठन कई शीतनिद्रा में रहने वाले इन प्रेतों और शव प्रेतों द्वारा किया गया था जो ताबूतों में जमीन के नीचे दफन थे। ब्लड मून में बचे हुए मुट्ठी भर लोग मार्शल एलायंस में पूरी तरह से घुसपैठ कर चुके थे। वे मार्शल एलायंस के ही एक रूप में विद्यमान थे। मार्शल एलायंस के कई लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि मार्शल एलायंस को ब्लड मून नियंत्रित कर रहा है। उच्च पदों पर आसीन कुछ ही लोगों को इस बात की जानकारी थी। और अब भी स्वर्गीय दाव संघ के कई एजेंट यह नहीं जानते थे कि वे मार्शल एलायंस के प्रति वफादार नहीं थे, बल्कि ब्लड मून के प्रति वफादार थे। उन्होंने जिन आत्मा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे उन पर संभवतः रक्त चंद्रमा के दौरान ही हस्ताक्षर किए गए थे। इन लोगों ने शायद सोचा होगा कि जिस स्वर्गीय दाव संघ का वे हिस्सा थे उसका उपयोग मानव जाति को आपदा से बचने में मदद करने के लिए किया गया था। जीवित लोग नहीं, वे चिवेदन रह गया। यिन प्रेतों और शव प्रेतों के बारे में उनकी धारणा ये थी कि वे बुरी शक्तियां हैं। केवल एक बुरी शक्ति ही ऐसी चीजों का पालन पोषण कर सकती है। हालांकि मार्शल एलायंस बेहद दबंग था, फिर भी वह एक रूढ़िवादी गुट था। भला वह इन दुष्ट आध्यात्मिक प्राणियों का पालन पोषण कैसे कर सकता था? ये यून ने वेई चिवेई को अनसुना कर दिया। उसने चारों शव प्रेतों के पीछे स्थित स्थानिक द्वार की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। तुम आए तो सही, लेकिन छिपे रहे। केवल 4 शव प्रेतों को भेजकर मुझे लगता है कि तुम मुझसे लड़ना अपने लिए छोटा समझते हो और शव प्रेतों के बल पर मुझे वश में करना चाहते हो। ये यून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह मार्शल एलायंस के उच्च अधिकारियों का आत्मविश्वास और गर्व था। उनकी नजर में वह महज एक प्रतिभाशाली जूनियर खिलाड़ी था और वह उनके ध्यान देने लायक नहीं था। हम चारों शव प्रेतों ने अचानक एक तीखी चीख निकाली। वे सब मिलकर ये यून पर टूट पड़े। ठंडी हवा चली और उसके साथ हजारों भूतों की चीखें गूंज उठी। बड़ी संख्या में प्रेत शरीर शवों के समूह से बाहर निकल आए। पूरा आकाश अंधेरा छा गया। ये भूत वे जीवित आत्माएं थीं जिन्हें शव प्रेत ने अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया के दौरान भस्म कर लिया था। वे घोर आक्रोश से भरे हुए थे। यह आक्रोश फैल गया और इसने आत्मा के सागर को प्रभावित किया। वेई चिवेई और उसके साथियों को लगा जैसे उस भयानक विस्फोट में उनके सिर फट रहे हों और वे विरोध करने में असमर्थ थे। वे हताश हो गए थे और मानो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में वहीं खड़े थे। और इस समय क्लैंग, तलवार की स्पष्ट गूंज किसी अजगर की दहाड़ की तरह सुनाई दी, जिसकी तेज आवाज उनके कानों में गूंज उठी। उस क्षण वेई चिवेई और उसके साथियों को ऐसा लगा मानो हजारों सुबह की घंटियां बज रही हों और उनके कानों को झकझोर रही हों। तेज आवाजें उनके दिलों में उतर गईं और उन्हें झकझोर कर जगा दिया। इसके बाद उन्हें बस एक ठंडी चमक दिखाई दी। इस अंधेरे आकाश में जो प्रेतों से घिरा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो आकाशगंगा के तारे रात के आकाश से गिर पड़े हों। तलवार की एक चमक ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया था। पेंग पेंग पेंग, आकाश में उड़ती मृत आत्माएं सार तत्व में परिवर्तित हो गईं और लगातार विस्फोट होते रहे। तलवार की गति अदम्य थी, जो उनमें से प्रत्येक को भेदती हुई आगे बढ़ रही थी। एक तेज धार ने शून्य को चीर दिया था। चारों लाशों के प्रेत समय रहते इससे बच नहीं पाए और वे इसकी चपेट में आ गए। ठीक बीच में पड़े दोनों शरीर काले और सफेद टुकड़ों के अनगिनत खंडों में बिखर गए। बाकी 2 लाशों के शरीर का एक बड़ा हिस्सा कटकर अलग हो गया था। उनके शरीर पीछे की ओर लुढ़क गए और वे बुरी तरह घायल हो गए। ये यून के हमले के बाद अचानक शून्य में एक ठंडी आवाज गूंजी। यह आवाज आश्चर्य और सदमे से भरी हुई थी। क्या सच में आप इतना कुछ छिपा रहे थे? जैसे जैसे काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे स्थानिक द्वार से बाहर निकला, स्थानिक उतार चढ़ाव की तीव्रता बढ़ती गई। वह हवा में खड़ा था और उससे एक भयानक आभा निकल रही थी। वह मानो अंधकार से उतरा हुआ कोई महाशक्ति हो। उसने गहरे सुनहरे रंग का मुखौटा पहन रखा था जिसमें उसके ठंडे निर्मम चेहरे के भावों को दर्शाने के लिए 5 छेद थे। और इस व्यक्ति के पीछे एक दुबला पतला मुरझाया हुआ आदमी था। वह ही यून को ऐसे देख रहा था मानो अपने शिकार को देख रहा हो, और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। इन दोनों को देखकर ये यून के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। आखिरकार वे प्रकट हो ही गए, और वे एक नहीं बल्कि 2 लोग थे। अध्याय 619, 2 यिन प्रेत। जब उन्होंने अचानक उन दोनों आदमियों को प्रकट होते देखा तो वेई चिवेई और उसके साथियों का दिल बैठ गया। निरीक्षकों, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रवेश करने वाले लोग हेवनली दाव यूनियन के निरीक्षक होंगे। नकाबपोश व्यक्ति स्वर्गीय दाव संघ में पूर्ण अधिकार प्राप्त व्यक्तियों में से एक था। उच्च पदस्थ पुनर्जन्मकर्ताओं के अलावा स्वर्गीय दाव संघ में शामिल होने वाले अन्य सभी कुलीन व्यक्ति नकाबपोश व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के अधीन थे। और व्हाइट गार्ड्स, जो स्वर्गीय दाव संघ में व्यवस्था बनाए रखने और खजाने की रक्षा करने के प्रभारी थे, वे भी नकाबपोश व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में थे। इंस्पेक्टरों को हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए राजी करना। यह गंजे युवक की आवाज कांप रही थी। वह इसे समझ नहीं पा रहा था। वे तो बस कुछ कनिष्ठ सदस्य थे। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव संघ में भी उन्हें कमजोर माना जाता था, क्योंकि उन्हें स्वर्गीय रक्त संघ से कोई वंशानुगत विरासत प्राप्त नहीं थी। विशेष रूप से चू बहने 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने दाव बीज स्तर को पार नहीं किया था। उन्हें स्वर्गीय दाव संघ के सदस्यों में सबसे कम उम्र का माना जाता था। क्या स्वर्गीय दाव संघ से हटने की इच्छा रखने वाले ऐसे कई लोगों को निरीक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से रोका था? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। या फिर क्या वह नकाबपोश आदमी सीनियर ब्रदर जियान के लिए यहाँ आया था?
फिर उन्होंने यी यून की ओर देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यी यून ने पहले कहा था कि अगर वे उसका अनुसरण करेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि अगर वे उसका अनुसरण नहीं करते तो मार्शल एलायंस द्वारा उनसे निपटा जा सकता था। लेकिन ये काम नकाबपोश व्यक्ति स्वयं नहीं करता। इसका कारण क्या है? मार्शल एलायंस क्या करना चाहता है? वे 6 लोग घबराए हुए और परेशान थे। ऐसी परिस्थितियों में वे कोई भूमिका नहीं निभा सकते थे और उन्हें केवल अपने भाग्य के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ सकता था। यी यून प्राचीन धूल कृपान को हाथ में पकड़े हुए हवा में सीधा खड़ा था। नकाबपोश व्यक्ति ने बिना कुछ कहे यी यून को ठंडे भाव से देखा। वहीं उसके बगल में खड़ा दुबला पतला और झुर्रियों वाला आदमी अचानक कान फाड़ देने वाली डरावनी हंसी हंस पड़ा। क्या आपको लगता है कि आप हमारा विरोध कर सकते हैं? ये तो एक मजाक है। दुबले पतले आदमी ने अपना सिर हिलाया। उसने आराम से अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से नुकीले पंजों की एक जोड़ी निकाली। जिस दिन से तुमने स्वर्गीय दाव संघ में प्रवेश किया है तुम मेरे शिकार रहे हो। लगभग 7 साल हो गए हैं। वाकई लंबा इंतजार था। 7 साल। यी यून का दिल जोर से धड़कने लगा। 7 साल पहले उसने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया था और इस व्यक्ति ने कहा कि लगभग 7 साल बीत चुके हैं। इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पहचान उजागर हो गई हो? इस संभावना के बारे में सोचते ही यून तनावग्रस्त हो गया। हालांकि उसने सतह पर कुछ भी असामान्य प्रकट नहीं किया। मैं तो चाहता था कि तुम कुछ और समय तक आगे बढ़ते रहो। दुर्भाग्यवश तुमने ठीक से विचार नहीं किया और हेवनली दाव यूनियन को छोड़ना चाहा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम अभी दाव सीट स्तर पर ही हो, फिर भी युआन ओपनिंग स्तर के व्यक्ति से युद्ध कर सकते हो। जे तुम्हारा शरीर वाकई परिपूर्ण है। इसे देखकर मेरा मन तुम्हें खाने का थोड़ा सा भी नहीं कर रहा। दुबले पतले आदमी ने बोलते हुए अपने पंजे हथेलियों के पीछे टिका लिए और उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। वह ली फायर सेक्ट के विरुद्ध ही उनके इतिहास से वाकिफ था। युआन ओपनिंग के विरुद्ध दाव सीट का मुकाबला एक विशाल खाई को पार करने जैसा था। तियान युआन जगत का कोई भी कुलीन योद्धा ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि अगर वह पुनर्जन्म लेने वाला होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। जब यी यून का सामना उस दुबले पतले आदमी से हुआ जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई सांप अपने शिकार को देख रहा हो, तो यी यून के मन में कुछ विचार आया। शरीर, ये हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यी यून ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और उस दुबले पतले आदमी को देखा। यी यून ने महसूस किया कि उस दुबले पतले आदमी के शरीर में जीवन शक्ति का अभाव था। शरीर तो निर्जीव था लेकिन आत्मा शक्तिशाली थी। वह संभवतः यिन का प्रेत था। यिन प्रेतों को जीवित प्राणी नहीं माना जाता था, वे आत्मा से परिष्कृत आध्यात्मिक शरीर थे। नकाबपोश व्यक्ति इनका एक प्रेत भी था। वे दोनों एक साथ यहाँ आए थे और उनमें से एक ने 7 साल पहले की घटनाओं के बारे में कुछ बताया था। जब यी यून को ये बात याद आई तो उसके मन में एक विचार कौन था। उसने इसका पता लगा लिया। अगर उसका अनुमान गलत नहीं था तो पतला आदमी और नकाबपोश आदमी उन 3 यिन प्रेतों में से 2 थे जो 7.5 साल पहले महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उस सांवले रंग के युवक की हत्या उसी ने की थी। अन्य 2 यिन प्रेतों की बात करें तो उन्हें गॉड एडवेंट टॉवर के आइटम स्पिरिट द्वारा नियंत्रित गॉड एडवेंट टॉवर सरनी द्वारा सील कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप उनके शरीर नष्ट हो गए जिससे वे लगभग मर ही गए थे। और महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से निकलने के बाद नकाबपोश व्यक्ति ने शेनतू नानटियन के शव पर कब्जा कर लिया और फिर से जीवित हो गया। शेनतू नानटियन के शरीर पर अधिकार करना कोई आकर्षक बात नहीं थी, इसलिए नकाबपोश व्यक्ति ने एक मुखौटा पहन रखा था ताकि इससे मार्शल एलायंस की खुली और सम्मानित छवि पर कोई असर न पड़े। जहां तक उस दुबले पतले आदमी की बात है, वह तीसरा यिन प्रेत था। उसने उससे निशाना बनाया और वह उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता था। उस दुबले पतले आदमी द्वारा बताए गए लगभग 7 साल का समय महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के परीक्षणों के अंत के साथ भी मेल खाता था। ये बात समझ आने पर उसे राहत मिली। जब तक उसकी असली पहचान उजागर नहीं होती तब तक सब ठीक था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह न केवल 2 यिन प्रेतों को आकर्षित करेगा बल्कि रक्त चंद्रमा के असली स्वामी को भी आकर्षित करेगा। अपना शरीर मुझे सौंप दो, दुबले पतले आदमी ने अचानक चिल्लाते हुए यी यून पर हमला कर दिया। नकाबपोश आदमी दुबले पतले आदमी के पीछे हाथ बांधकर खड़ा था। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन वह चुपके से आसपास के क्षेत्र को सील करने के लिए प्रणाली को नियंत्रित कर रहा था। 5 किलोमीटर के दायरे वाला एक क्षेत्र लंबे समय से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। चाहे युद्ध कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, बाहरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। और यही तो यी यून की इच्छा थी। वह जानता था कि इस लड़ाई में उसे अपने कुछ छिपे हुए दांव दिखाने होंगे और अपने इन छिपे हुए दावों का खुलासा और उसकी वह भयानक शक्ति जो उसके समान स्तर के योद्धाओं से भी कहीं अधिक थी, दूसरों को उसकी असली पहचान पर संदेह करने के लिए काफी थी। वह स्वाभाविक रूप से ऐसे जोखिम को मौजूद रहने नहीं दे सकता था। तलवार की एक चमक के साथ एक ठंडी किरण निकली और युआनची की ढाल प्रकट हुई, जिसने अचानक वेई चिवेई और उसके साथियों को पूरी तरह से घेर लिया। वरिष्ठ भाई जियांग, वेई चिवेई और उनके साथी स्तब्ध रह गए। युआनची प्रकाश के आवरण में वे बाहर हो रही किसी भी घटना को नहीं देख पा रहे थे। उनकी इंद्रियां भी इसे भेद नहीं पा रही थी। क्या सीनियर ब्रदर जियांग हमारी रक्षा कर रहे हैं? चुकिंग एर दंग रह गई। गंजे युवक ने सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता, वह हमारी रक्षा कैसे करेगा? उनके पास युआनची का उपयोग करके संवाद करने का भी समय नहीं था। प्रकाश के पर्दे ने उन्हें घेर लिया और फिर वह युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर उड़ गया। यी यून स्वाभाविक रूप से स्वयं को बलिदान नहीं कर रहा था, वह उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति देखने से रोकना चाहता था। इस लड़ाई को देखने वाले हर व्यक्ति को मरना ही था। मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, फिर भी तुम्हारे पास दूसरों की परवाह करने का समय है। दुबले पतले आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा।
एक निर्मम ठंडी लहर के साथ उसके पंजे यी यून के सिर पर टूट पड़े। जैसे ही यह पंजा नीचे की ओर झपटा, आसपास का पूरा स्थान पूरी तरह से मुड़ गया और खिंच गया, जिससे एक स्थानिक जेल बन गई जिसमें यी यून कैद हो गई। ये स्थानिक आयाम के नियम थे। उस दुबले पतले व्यक्ति ने उन नियमों का इस्तेमाल किया था जिन्हें तियान युआन विश्व योद्धा रहस्यमय और गहन मानते थे। ये यून स्थानिक कारागार के बीच में खड़ा था और गहन चिंतन के साथ उसकी सारी ऊर्जा फूट पड़ी। नौ नवजात शिशु एंग अजगर की दहाड़ जैसी एक तीखी चीख सुनाई दी। ये यून के ऊपरी शरीर के कपड़े फट गए। उसकी सुगठित मांसपेशियों पर एक विशाल 9 सिर वाले हाइड्रा का टैटू दिखाई दे रहा था। 9 नवजात शिशुओं की गर्जना के साथ 9 सिरों वाले हाइड्रा का टैटू एक विशाल 9 नवजात शिशु की प्रेत छवि में परिवर्तित हो गया। उसके चारों ओर बढ़ती भयानक शक्ति के साथ ये यून के हाथ में मौजूद प्राचीन धूल की तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो इसके भीतर अत्यधिक शक्ति समाहित हो गई हो। प्राचीन डस्ट सेबर इसे और सहन नहीं कर पा रहा था और इस शक्ति को बाहर निकालना चाहता था। स्लैश ये यून ने बिना किसी दिखावटी हमले के अपनी तलवार से वार किया। चटकने की आवाज, ये यून ने स्थानिक कारागार को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ब्लेड की किरण आगे बढ़ती रही और उस पतले आदमी के पंजों की ओर उड़ गई। दुबला पतला आदमी बेहद हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये यून स्थानिक कारागार को तोड़ देगा। उसने सोचा था कि वही यून को एक ही वार में आसानी से हरा देगा। जैसे ही ऊर्जा भूस्खलन या सुनामी की तरह उमड़ी, सोचने का समय ही नहीं था। ये यून की तलवार पहले ही उस पतले आदमी के पंजों से टकरा चुकी थी। धमाका, युआन ची में विस्फोट हुआ और एक तीव्र तरंग उत्पन्न हुई। दुबले पतले व्यक्ति ने अपने ऊपर एक जबरदस्त बल का प्रवाह महसूस किया। पंजे की छायाएं और तलवार की चमक एक साथ चकनाचूर हो गई और इस बल के कारण उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया। उसी समय ये यून भी विपरीत दिशा में उड़ गई। वे दोनों कुछ 100 फीट पीछे की ओर उड़े और फिर हवा में ही खुद को स्थिर कर लिया। तुम, दुबले पतले आदमी ने हैरानी भरी नजरों से ये यून को देखा। तुम कौन हो? दक्षिणी सागर के एक दावबीज क्षेत्र के योद्धा के लिए, जो किसी भी संप्रदाय का हिस्सा नहीं था, इतनी शक्ति प्राप्त करना असंभव था। अध्याय 620 दुष्ट ऊर्जा जागृत हुई। इसमें कुछ न कुछ संदिग्ध जरूर था। इस विसंगति के कारण ये यून की पहचान को लेकर पतले और नकाबपोश आदमी को शक होने लगा था। हालांकि उन्होंने जियांग यीदाओ को ये यून से नहीं जोड़ा। दरअसल अगर वे ये यून के बारे में सोचते भी तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये यून के पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति होगी। वे दोनों अंततः तियान युआन लोक से आए यिन प्रेत थे। उनके लिए 12 दिव्य लोकों के सर्वोच्च महान दाव के स्तर की कल्पना करना असंभव था। न ही उन्हें ये पता था कि ये उनके शरीर में बैंगनी क्रिस्टल मौजूद है। बैंगनी क्रिस्टल और सर्वोच्च महान दाव के संयोजन का परिणाम क्या होगा, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। इस जियांग यीदाओ के पास जरूर कोई बड़ा रहस्य होगा। नकाबपोश व्यक्ति का चेहरा ठंडा पड़ गया। इस समय ये उनकी पहचान चाहे जो भी हो, उन्हें उसे काबू में करना ही होगा। दुष्ट आत्मा हृदय भक्षण तकनीक का उपयोग करके वे ये यून से जबरन कबूलनामा करवा सकते थे और इस प्रकार उसके सभी रहस्यों और उसके शरीर को अपने कब्जे में रख सकते थे। आइए हम सब मिलकर अपनी पूरी ताकत से हमला करें। हमें इस व्यक्ति का रहस्य हासिल करना होगा। ये प्रतिभाशाली लोक संगठन की संपत्ति है। हम अब निजी तौर पर आपको एक आदर्श शरीर प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं, साथ ही गुप्त रूप से उनके रहस्यों पर कब्जा कर रहे हैं, और यह नियमों का उल्लंघन है। हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि किसी भी अनावश्यक देरी से मुसीबत खड़ी हो सकती है। दोनों यिन प्रेत एक साथ हमला करने के लिए तैयार थे। नकाबपोश व्यक्ति ने अपना नकाब उतार दिया था, जिससे उसका पीला और बीमार चेहरा दिखाई दे रहा था। यह चेहरा शेनतू नानतियन का था। नकाबपोश व्यक्ति को यह नहीं पता था कि यून शेनतू नानतियान को बहुत लंबे समय से जानता था। काका शेनतू नानतियन, जिसने अभी अभी अपना मुखौटा उतारा था, उसकी मांसपेशियां हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके शरीर से हड्डी के नुकीले टुकड़े फूटकर उसकी त्वचा को भेदते हुए बाहर निकल आए। शेनतू नानतियान की आंखें धीरे धीरे गहरे बैंगनी रंग की हो गईं और उसकी आंखों और चेहरे के कोनों पर खून जैसे लाल रंग के निशान दिखाई देने लगे। जैसे ही उसका रूप परिवर्तन हुआ, शेनतू नानतियन की आभा बेतहाशा बढ़ने लगी। वह पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार था, और शेनतू नानतियन के अलावा वो पतला आदमी भी रूपांतरित हो रहा था। उसकी मांसपेशियां तेजी से फैल रही थीं और काली पड़ रही थी। उसका शरीर बड़ा होता जा रहा था और जोड़ों से चटकने की आवाज आने लगी थी। कुछ ही सेकंड में वह एक दुबले पतले आदमी से एक राक्षसी प्राणी में बदल गया। इस समय ये उनके पास अभी भी कई गुप्त चालें थीं जिनका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया था, लेकिन वह ये साबित नहीं करना चाहता था कि उन सभी का उपयोग करने पर वह कितना शक्तिशाली होगा। उसके सामने मौजूद 2 यिन प्रेत कई वर्षों से जीवित राक्षस थे। वे जमीन के बहुत नीचे सोते थे, तो भला उनके पास कोई गुप्त चालें न कैसे हो सकती थी। यिन के 2 प्रेतों की तरह ये यून भी अनावश्यक देरी से कोई परेशानी नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि लगभग 5000 किलोमीटर दूर स्थित मार्शल एलायंस को इस क्षेत्र में किसी भी बदलाव का पता चले। अगर ऐसा हुआ तो वह खतरे में पड़ जाएगा। ये यून ने अपने विचारों को अपने शरीर में समाहित किया और बैंगनी क्रिस्टल से संपर्क स्थापित किया। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि में वह दोनों यिन प्रेतों के भीतर ऊर्जा प्रवाह को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हाँ, दुबला पतला आदमी रहा वह दानव अचानक एक उद्दंड हंसी के साथ दहाड़ा। काफी समय बाद मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि मैंने अपनी यिन प्रेत शक्ति का थोड़ा सा उपयोग किया, लेकिन इस शानदार रहस्य के बदले ये थोड़ी सी हानि कुछ भी नहीं है। दुबले पतले आदमी ने शेनतू नानतियान से नजरें मिलाईं। दोनों ने साथ में काफी समय बिताया था और एक साथ हमला करने में माहिर थे। उनके संयुक्त हमलों में उनकी ताकत उनकी व्यक्तिगत ताकत से 4 गुना ज्यादा थी। हालांकि जिस क्षण वे हमला करने ही वाले थे, उसी क्षण शेनतू नानतियान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसी क्षण उसकी आत्मा के सागर में तीव्र पीड़ा उठी।
ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा दर्द से मरोड़ रही हो, जिससे वह हौंफने लगा और उसके चेहरे की मांसपेशियां हिंसक रूप से फड़कने लगी। ओह! दुबला पतला आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने हैरानी भरी नजरों से शेंतु नानुतियन की ओर देखा। तुम्हारे साथ क्या गलत है? दुबले पतले आदमी ने पूछा, लेकिन शेंतु नानुतियान जवाब देने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों का रंग लगातार बदल रहा था और उसकी मांसपेशियां सिकुड़ रही थीं। उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी काली गैस भी चक्कर लगाने लगी। दुबला पतला आदमी हैरान रह गया। क्या ये कोई पुराना घाव था जो फिर से उभर आया था? हाल के वर्षों में ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, उसे ऐसी चोट तो नहीं लगनी चाहिए थी। वह ज्यादा सोच विचार नहीं कर सका क्योंकि इस समय एक तेज चीख गूंजी और यीयुन के पीछे से एक विशालकाय 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा जैसा प्रेत प्रकट हुआ। शुद्ध यांग ऊर्जा 10 सूर्यों की तरह फट पड़ी और आकाश को झुलसा दिया। भयानक ऊर्जा ने सीलबंद सरनी को भर दिया, सरनी के किनारों पर प्रभाव डाला, जिससे विशाल सरनी लगभग टूटकर बिखर गई। अरे ये तो! दुबला पतला आदमी बहुत घबरा गया। उसने यीयुन के पीछे मौजूद सुनहरे कौवे की आभा को देखा। यह आभा भी एक पहलू प्रतीक थी। इस युवक के पास 2 एस्पेक्ट टोटेम थे। गोल्डन क्रो सन शिफ्ट के साथ युआन क्यूई में विस्फोट हुआ और यीयुन ने हाथ में प्राचीन दस्त कृपाण लेकर उस पतले आदमी पर हमला कर दिया। इस समय शेंतु नानुतियान बुरी तरह कांप रहा था। उसने लड़ने की सारी क्षमता खो दी थी। उनकी संयुक्त तकनीकें पूरी तरह विफल हो गई थीं। दुबले पतले आदमी के पास शेंतु नानुतियान की परवाह करने का समय नहीं था। एक चीख के साथ उसके शरीर से एक राक्षसी प्रेताकृति प्रकट हुई। यह एक विशाल रक्तरंजित खोपड़ी थी और इसने यीयुन के 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे को काट लिया। मरना! खून के रंग की खोपड़ी बेतहाशा घूम रही थी, जबकि पतले आदमी का काला शरीर घने मकड़ी के जालों से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। रक्त के रंग की खोपड़ी यीयुन की तलवार की किरण से टकरा गई। शुद्ध यांग ऊर्जा बुरी ऊर्जाओं के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक थी। हालांकि पतले आदमी द्वारा अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने से भले ही बुरी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा पिघलकर शून्य में बदल गया, फिर भी पतले आदमी के शरीर से और अधिक बुरी ऊर्जा उत्पन्न होती रही, जिससे वह लगातार पुनःपूर्ति होती रही। 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा, यह पहलू का प्रतीक है। दुबले पतले आदमी का दिमाग तेजी से सोचने लगा। 7 साल पहले महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में उसने यीयुन से एक ऐसा ही टोटेम निकलते देखा था, और इस सुनहरे कौवे से निकलने वाली शुद्ध यांग ऊर्जा बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये हो सकता है गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटेम पहले से ही काफी दुर्लभ थे और 2 अद्वितीय प्रतिभाओं पर इसका प्रकट होना, उनके बीच संबंध स्थापित करना आसान था। इस दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? आप यीयुन हैं? दुबला पतला आदमी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। क्या यीयुन सचमुच महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से आया था? इतना ही नहीं, उसके पास इतनी शक्ति भी थी और उसने स्वर्गीय दाव संघ में घुसपैठ भी कर ली थी और अपने अधिकार क्षेत्र में हलचल मचा रखी थी। यह दुबले पतले आदमी को यह बात अविश्वसनीय लगी। यिन प्रेत होने के नाते वह व्यक्ति की आभा के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। बेस बदले हुए लोग भी उसे धोखा नहीं दे सकते थे, फिर भी वह यीयुन के भेद नहीं पा रहा था। इस समय यीयुन के पास उस दुबले पतले आदमी को जवाब देने का कोई कारण नहीं था। कृपाण की किरण बिखरते ही उसने अपनी कलाई घुमाए और उसके हाथ में एक जंग लगी टूटी हुई तलवार प्रकट हो गई। जैसे ही यह प्राचीन लेकिन जर्जर टूटी हुई तलवार प्रकट हुई, ऐसा लगा मानो यह चमकते सूरज में पिघल रही हो। तलवार पर लगी जंग जलती हुई सी लग रही थी। ये जंग देवताओं के रक्त से लथपथ होने के बाद के अवशेष थे। मरना! यीयुन ने ठंडे स्वर में दहाड़ते हुए अपनी तलवार से नीचे की ओर वार किया। टूटी हुई तलवार को देखते ही उस दुबले पतले आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। उसी क्षण उसे यकीन हो गया कि जियांग येदाओ ही यीयुन है। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में यीयुन ने पहले भी इस टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल करके कई लोगों को मारा था। यीयुन के महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आने के बाद उसने वास्तव में मार्शल एलायंस में घुसपैठ करने का साहस दिखाया। दुबले पतले आदमी ने दांत पीस लिए। उसे यीयुन के शरीर पर कब्जा करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उसे मारना और मार्शल एलायंस को रिपोर्ट करना ही एक सराहनीय कार्य होता। आपको मृत्यु के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। दुबले पतले आदमी ने अपनी सारी दुष्ट और भयावह ऊर्जा को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। तभी खून से लाल खोपड़ी दहाड़ उठी। यीयुन की तलवार ठीक उस जगह पर लगी जहां खोपड़ी की भौहें होनी चाहिए थी। तलवार की ऊर्जा सीधे आर पार हो गई और खून से लथपथ खोपड़ी पूरी तरह से फट गई। जैसे ही रक्त के समान लाल रंग की दुष्ट ऊर्जा समाप्त हुई, यीयुन की तलवार की ऊर्जा भी तेजी से क्षीण होने लगी। दुबले पतले आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यीयुन इतनी ताकतवर हो जाएगी। इस समय वह यीयुन से अकेले लड़ रहा था और उसका मुकाबला करने में असमर्थ था। और उसके पीछे शेंतु नानुतियान, जिसे उसकी सहायता करनी थी, किसी अज्ञात कारण से अत्यधिक पीड़ा में था। ऐसी स्थिति में वह यीयुन के साथ युद्ध में उलझना नहीं चाहता था। यीयुन का आना बहुत महत्वपूर्ण था। वह इस खबर को देने का तरीका सोच रहा था। हालांकि इस समय वह यीयुन से लड़ने में व्यस्त था, जिसके कारण उसके लिए समाचार भेजने पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। दुबले पतले आदमी ने शेंतु नानुतियान को अपनी आवाज सुनाई, जियांग येदाओ, यीयुन है। मैं उसे रोकूंगा, तुम रिटसवर्ड माउंटेन को सूचित करो। अगर हमने अभी उससे छुटकारा नहीं पाया तो कुछ ही सालों में उसकी तरक्की की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुबले पतले आदमी की आवाज बहुत तेज और जल्दबाजी में थी। उसके विचार में भले ही शेंतु नानुतियान को बहुत दर्द हो रहा हो, उसके लिए संदेश भेजना कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि उन्हें अपने वॉइस ट्रांसमिशन का कोई जवाब नहीं मिला। शेंतु नानुतियान की ओर जरा सा भी ध्यान देते ही उस दुबले पतले आदमी का दिल तुरंत बैठ गया। शेंतु नानुतियान को पहले ही इस हद तक प्रताड़ित किया जा चुका था कि वह मानवीय प्रतीत होता था।
पीला पड़ा हुआ शेंतू नानतियान अब हताशा में अपनी ही गर्दन दबा रहा था। उसकी लाल आंखें बाहर निकली हुई थीं और ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हों और जल्द ही फट जाएंगी। उसके चेहरे पर मृत्यु की गहरी छाप थी। ऐसा लग रहा था मानो वह एक मृत शरीर हो जिसे मरे हुए काफी समय हो गया हो। उसके गले से कर्कश आवाज निकल रही थी, लेकिन अब उससे कोई ध्वनि नहीं निकल पा रही थी। उसके कानों से धूसर काले रंग की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था और वह वापस उसकी नाक में जा रहा था। इस धूसर काले रंग की ऊर्जा ने अपने साथ मृत्यु का एक अत्यंत भयावह और दुष्ट सा आभास ला दिया। यिन प्रेत होने के बावजूद उस दुबले पतले व्यक्ति को भी यह ऊर्जा अत्यंत भयावह लगी। गर्जन। शेंतू नानुतिन अचानक एक प्राचीन निर्जन जानवर की दहाड़ की तरह आकाश की ओर गरजा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और अधिक काली ऊर्जा बाहर निकली। क्या हो रहा है? दुबले पतले आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। ये यून के हमले इतने शक्तिशाली थे कि वह अब और टिक नहीं सका, और उसका साथी अब एक भयानक परिवर्तन से गुजर रहा था। दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपनी यिन स्पेक्ट्रम शक्ति का और 20% हिस्सा जला दिया। अपनी अपार यिन स्पेक्ट्रल ऊर्जा के बल पर उसने ये यून के हमले का जबरदस्त प्रतिरोध किया। साथ ही उसने अपने अंतरस्थानिक वलय से एक ध्वनि संचरण टोकन निकाला। यह वॉइस ट्रांसमिशन टोकन लाखों किलोमीटर दूर तक सूचना पहुंचाने में सक्षम था। यहां तक कि अगर आसपास कोई विशाल सीलिंग सिस्टम भी होता तो भी यह वॉइस ट्रांसमिशन को रोक नहीं पाता। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की उत्तराधिकारी येयून ग्रेटेस्वॉर्ड पर्वत से 6000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में प्रकट हुई है। दुबले पतले आदमी ने झटपट अपनी आवाज को वॉइस ट्रांसमिशन टोकन में रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि जैसे ही वह उसे कुचलने वाला था, धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी सुरक्षात्मक युवांची चकनाचूर हो गई। दुबले पतले आदमी का शरीर कांप उठा और सीने में तेज दर्द होने लगा। चारों ओर काला खून फैल गया और मांस के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। एक नुकीले काले रंग के पंजे ने पीछे से उसके सीने को भेद दिया था।